अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को एक दफ़ा फिर बीजिंग से कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे, ठीक-ठाक होंगे और खुशियाँ बाँट रहे होंगे और कोरोना से भी बचे हुए होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ भी एन्जॉय कर रहे होंगे। आज एक बहुत गैर रस्मी किस्म की यूँ समझ लें डिस्कशन लेके हम आपके पास हाज़िर हैं और उमूमी तासुर पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं मुल्क के और जो खबरें सुनने को मिलती हैं और फिर जो हमें वहाँ से इम्प्रेशन मिलता है वो मोस्टली यही लग रहा है कि जितने लोग पाकिस्तान में चाहे वो स्टूडेंट तबके के हों, वो बिजनेसमैन हों, वो कोई भी वो मुल्क से भागने के चक्कर में और स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें तो काफ़ी सारे इश्यूज हैं उस वजह से भी। और वैसे भी एक बाहर जाने का क्रेज सा होता है कि अच्छा चले बाहर से पढ़ के आते हैं। क्या बाहर से पढ़ना ठीक रहेगा, नहीं ठीक होना, और जाके पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप बाहर जाके पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अक्सर लोग अपनी जब वो जज्बात में होते हैं इमोशनल तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा फिर होता ये भी है कि आप ज़ाहिर है अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि रात को आपने ख्वाब देखा कि आप जाके फ्रांस में पढ़ने लग गए और सुबह आप उठ के चले जाएं। और उसके लिए एक अच्छी खासी तैयारी की ज़रूरत होती है। अगर तो आपके पास पैसे बहुत सारे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात होगी, आप पैसे खर्चें और जाके दाखिला लें किसी यूनिवर्सिटी में और पढ़ के आ जाएं। बट अगर आपने स्कॉलरशिप लेनी है तो ये एक अच्छी खासी प्लानिंग चाहिए अगर वाकई आप इंटरेस्टेड हैं किसी अच्छी जगह जाने में। और फिर उस हवाले से तैयारी, तो वो तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ने एफएससी में ये प्लान कर लिया था कि वो मास्टर जाके दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करेगा, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, तो डेफिनेटली वो जाएगा। लेकिन अगर एक ने बीएस में आके ये प्लान किया तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इस तरह के वो बहुत सारे इशू जो हमारे स्टूडेंट फेस करते हैं। फिर एप्लीकेशन में बहुत सारे इशूज आते हैं, इन सब को लेके हम आपस में दोस्त बैठे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। तो यूँ समझ लें कि ये वही गपशप होगी, आपस में हम बैठे रहेंगे, दो तीन लोग मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे आज हमें मिल गए, इनसे इनकी कहानियाँ सुनेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये बाहर क्यों गए, क्या क्रेज था इनका और कैसे चले गए। और बाकी लोगों के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी बाहर आना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि आएँ या ना आएँ, और अगर आएँ तो कैसे आएँ। इन सारे इश्यूज पे आज ये इस सीरीज की पहली इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और कोशिश यही करेंगे कि हर महीने इस टॉपिक पे जो भी इश्यूज बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट फेस करते हैं उस पर गुफ्तगू की जाए। तो मेरे साथ आज इटली से आमर सोहेल भाई मौजूद हैं और सिकंदर हयात भाई फ्रांस से मौजूद हैं। अतीकुर रहमान भाई कोशिश कर रहे हैं कि वो फिनलैंड से हमें ज्वाइन करें, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। उनके मुझे मैसेज आ रहे हैं जो मैं सिकंदर भाई से क्वेश्चन करके जाके उनका मैसेज देखूंगा कि उन्होंने क्या मैसेज किया हुआ है। और हमने एडवर्टाइजमेंट में शोएब भाई का लिखा था, लेकिन देखें बाहर आने के मसाइल, इस पर बड़ी खुल के गुफ्तगू होगी। शोएब भाई के मेहमान आ गए और वो खाना बनाने में लगे हुए हैं। तो अगर आप भी बाहर पढ़ने आते हैं तो इस तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती है, ये बात ध्यान में रखें। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिकंदर भाई की तरफ। सिकंदर भाई, कैसे आपको ख्याल है कि यार बाहर जाके पढ़ना चाहिए और आप बाहर चले गए? ये मैं कहानी लंबी करूँगा गपशप के अंदाज में, ठीक है? कोई ऑफिशियल अंदाज में नहीं, टू द पॉइंट जवाब में नहीं दूंगा मैं, ठीक है? जी तो बिल्कुल। शुरू करते हैं। जब मैं बैचलर्स में था यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, तो वहाँ मेरे एक टीचर थे। तो उन्होंने ये कहा, मुझे मोटिवेट करना शुरू किया जब मैं शायद सेकेंड ईयर में था बैचलर्स में जियोलॉजी में, कि आप बाहर पढ़ने के लिए अप्लाई करो। उस वक्त तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम बाहर भी जा सकते हैं, और मैं जियोलॉजी में था क्योंकि मेरा एक ही नज़रिया था कि चलो इसके बाद मैं ऑयल इंडस्ट्री में जॉब करूँगा और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मोटिवेट किया कि आप यार तैयारी शुरू करो। पहले मैं समझ रहा था कि अस्सलाम वालेकुम अतीक रहमान भाई। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबको सुन रहा था ये तो लेकिन पता नहीं आतिफ भाई, मैं हाँ जी आतिफ भाई लेट आ गए आप, ये तो एक बड़ा मसला है। लेट की मारी टाइम होना माजरत चाहिए माजरत, आप। मेरी माजरत। कोई नहीं, हो जाता है। जी अच्छा, जी हाँ। तो मैं वहाँ प्यार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार आप जीआरई की तैयारी शुरू करो और अमेरिका के लिए अप्लाई करो। तो पहले तो जीआरई से पाकिस्तान में लोग डरते इतना है, कितना बड़ा उसको एक बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल चीज़ है और ये चीज़ है वो चीज़ है। सिर्फ एक बातें हैं उसकी, इतना मुश्किल है नहीं वो। बेसिक इंग्लिश मैथ होती है। तो खैर मैंने तैयारी शुरू कर दी थर्ड ईयर मास्टर्स से, और फोर्थ ईयर में जाके मैंने जो है वो जीआरई दे दिया और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। फिर मैंने टोफल दिया और मैंने अमेरिका में अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टली पीएचडी के लिए बैचलर्स के बाद। ये भी मुझे पता नहीं था कि हम अमेरिका में बैचलर्स के बाद डायरेक्ट
पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एमएस लीडिंग टू पीएचडी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन टीचर्स मेरे बड़े हेल्पफुल थे। तो मेरा दोनों में एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में भी और ह्यूस्टन में भी, विद स्कॉलरशिप और टीचिंग असिस्टेंटशिप के साथ। मैं बड़ा ही खुश था। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक ये तो ड्रीम होती है पाकिस्तान में सबकी कि आपका अमेरिका में एडमिशन हो जाए, तो और क्या चाहिए। फिर मैंने ये किया कि उससे बल्कि पहले जब मुझे मेरा वहाँ से रिजल्ट नहीं आया था अमेरिका से कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, मैंने साथ वैसे एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के लिए भी अप्लाई कर दिया। लेकिन बिल्कुल मैं सीरियस नहीं था, मैंने मजाक मजाक में जाके टेस्ट दिया और लाइक उसको बड़ा लाइटली लिया मैंने। फिर किस्मत का करना ये हुआ कि मेरा जी वीज़ा इंटरव्यू हुआ। मैं तो बड़ा होपफुल था कि मेरा स्कॉलरशिप है तो कोई मसला ही नहीं है, तो सब सेट हो जाएगा। पहली दफ़ा रिजेक्ट हो गया। मुझे अब्बा ने कहा कि बेटा अभी एचईसी ने मुझे कहा कि अभी आपकी सिलेक्शन हो गई है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के लिए और आप फॉर्म जो है फिल कर दें। अब्बा ने मुझे कहा बेटा कर दो। मैंने कहा नहीं अब्बा हो जाएगा, दूसरी दफ़ा अप्लाई करूँगा, उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। दूसरी दफ़ा फिर मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए, फिर रिजेक्ट हो गया। फिर भी मैं ज़िद्दी था, मैंने तीसरी दफ़ा फिर किया, फिर रिजेक्ट हो गया। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया है। फिर मैंने खैर एचईसी को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि मैं इसलिए फॉर्म नहीं फिल कर रहा था कि नॉन सीरियस एटीट्यूड मेरा इसलिए था कि मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया था, तो प्लीज़ ये है कि मुझे आप किसी तरीके से एडजस्ट करें। तो खैर उन्होंने, वो बड़े नाइस लोग हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएँ। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि मैं स्टाइपेंडियम हंगेरिकम पे चला गया मास्टर करने हंगरी। हाँ बिल्कुल पहली दफ़ा था मैं यूरोप से बाहर, ठीक है मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था और वो मास्टर मैंने खैर अच्छा कर लिया। और बाकी कहानी फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, फिर हम साथ साथ शेयर करेंगे कि फिर आगे कैसे हुआ और क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्वेश्चन बहुत सारे इकट्ठे हो गए। आपने कहा एचईसी में बड़े नाइस और नफीस लोग हैं, मैं पहला बंदा देख लूं जिसने कहा एचईसी वाले बड़े नाइस लोग हैं। मेरा एक्सपीरियंस। तो आएंगे हमारे साथ नए दोस्त हैं आज, अतीक रहमान भाई आप लेट आए तो आपसे लेट बात करेंगे। आमर सोहेल भाई हमारे साथ हैं। आमर सोहेल भाई पहले तो अपना तारुफ करवा दें, दूसरा आप ये बताएं कि आप क्यों बाहर पढ़ने चले गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं आपने एडमिशन? जी तो मेरा नाम आमिर शेल है और मैंने जो अपना बैचलर्स किया था वो नमल इंस्टीट्यूट से किया था, दुनिया वाली निज़ाम पंजाब की यूनिवर्सिटी है। तो उस टाइम उससे पहले जो था ना, उससे पहले ये कोई आइडिया नहीं था कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाहर जाने का तो आइडिया ही नहीं था कि बाहर भी जाया जाता पढ़ने के लिए। तो फिर ये हुआ कि जब हम सेकेंड ईयर में थे तो हमारे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने एक सेमिनार करवाया था छोटा सा, कुछ 30-40 मिनट का। तो उसमें उन्होंने जस्ट हमें ये बताया था कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आप बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो खुद लोग वो बाहर से पीएचडी करके आए हुए थे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत शौक पैदा हुआ हमें कि हमें भी बाहर जाना चाहिए। लेकिन ये था कि हमें उस टाइम तक कोई पता ही नहीं था कि बाहर जाने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे या क्या क्या चैलेंजेस होंगे। फिर ये हुआ कि हमने तो फोर्थ ईयर में जाके एंड में जाके थोड़ा थोड़ा सा हमें लगा कि यार बाहर अप्लाई करना चाहिए, अब टाइम है। फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। हुआ इस तरह के हम 3 दोस्त हैं हमारे, एक अभी ताइवान में पीएचडी कर रहे हैं और एक पुर्तगाल में कर रहे हैं मेरे पीएचडी, बिलाल भाई। तो हम 3 लोगों का ग्रुप था, तो हम इकट्ठे बैठ जाते थे और डिसाइड करते थे अच्छा ये यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें अप्लाई करना चाहिए। तो हम तीनों दोस्त इकट्ठे अप्लाई करते थे। तो फिर ये हुआ कि हमारे एक दोस्त का ताइवान में हो गया और एक का थाईलैंड में हो गया, तो फिर उससे अगले साल मेरा भी हो गया। इस तरह जो हमारा सफ़र था ना वो शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले वाला जो सफ़र था उसमें ये लाजमी होता है कि आपको कोई ना कोई मोटिवेट करने वाला लाजमी होना चाहिए, वरना आप इस तरह हो जाते हैं कि एक रिजेक्शन आई तो आप कहते हैं ये तो ख़त्म हो गया ना, सारा मामला ही ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये है कि उस टाइम पे आपको एक ज़रूरत होती है। तो हमारी एक मेरी एडवाइज़र हैं डॉक्टर आयशा, अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उनका जो था ना वो हमें कहती थी कि ये जो रिजेक्शन है ना इसकी भी अब पार्टी हो गई है पूरी। तो वो रिजेक्शन की भी पार्टी करवाती होती थी हमारी। तो उससे ये होता था कि हम थोड़ा ना मोटिवेट रहते थे कि यार चलो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो हो गया हमारा। फिर हमने वहाँ से मास्टर किया थाईलैंड से 2 साल। और इस तरह जो है ना ये सफ़र चल रहा है। अभी हम इटली में पीएचडी कर रहे हैं। तो बाकी बहुत शुक्रिया अहमद सोहेल भाई। अभी वापस आएंगे और वापस हम डिस्कशन की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन चल रही है इसलिए मुझे सवाल पूछने
ये बड़ा इनफॉर्मल सा सेशन है। जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बता दें कि यूं समझ लें कि 4 फ्रेंड्स की आपस में डिस्कशन है, और वो इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वो अब देखिए बहुत ज्यादा टैलेंट भी है, लेकिन बाज़ दफा ऐसा होता है कि लो कॉन्फिडेंस के मारे हुए लोग होते हैं, बाज़ दफा ऐसा होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, तो उनको कैसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस चाहिए, इस सब पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वाला सेशन चल रहा है। इरशाद अली भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने आपसे ऑलरेडी ये रिक्वेस्ट की है कि जो जो लोग सुन रहे हैं वो काइंडली इस वीडियो को आगे और भी शेयर करें सेशन को, और मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यार इसको जरूर आगे शेयर करें। अतीक रहमान भाई चूंकि लेट आए थे तो हमने उनको भी कहा कि जरा ठहर जाए, ऐसी आपकी आप लेट आए तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। अतीक भाई छोड़े यार, उधर पाकिस्तान में घर के पास अगर आप पढ़ते तो जरा अच्छा नहीं ना, आप इधर बाहर आ गए, खुद ही कपड़े धोने पड़ते, खाने बनाने पड़ते। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं अक्सर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ। अच्छा पढ़ाते तो बहुत अच्छा था, पर असल में बात ये थी कि शुरू से ही हमारे जो तालीमी निज़ाम है और जो हमारी यूनिवर्सिटी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर काफ़ी सारे मुझे खदशात और सवालात रहते थे। और जिन लोगों को मैं देखता था, फॉलो करता था, बाहर जो काम कर रहे हैं डिफरेंट तरह की फील्ड्स में और इवन स्पेसिफिकली हमारी फील्ड में, उसकी कैपेसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी। और मेरे ख्याल से वहाँ से आकर जो लोग यहाँ पढ़ाते थे, सही मानों में कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा पाते, लेकिन जो पढ़ाते थे पता चलता था कि वाक़ई उन्होंने अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन की है। तो वहाँ से वो शौक था कि भई व्हाई नॉट, हम भी जाएँ और हम भी देखें, हम भी अपना जिगर आज़माएँ। लेकिन मुश्किलात थी काफ़ी सारी। शुरू में जब अप्लाई करते थे तो कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आता था, क्योंकि शायद अप्लाई करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती थी। पर करते-करते कुछ यूँ हुआ, 2016 में मैंने बैचलर्स किया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से, और एग्रीकल्चर मेरा मेजर है और उसके अंदर जो हमारी माइनर फील्ड थी वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स थी। टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हुआ मेरा, मुझे टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई। कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हुआ, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। तो यूँ किया कि फिर मैंने टर्की आ गया मैं, लेकिन टर्किश स्कॉलरशिप जो थी वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि उसमें 1 साल टर्किश लैंग्वेज सीखनी थी और फिर उसके बाद मास्टर स्टार्ट होना था, और वो भी तुर्किश ज़बान के अंदर। तो जब मैं टर्किश लैंग्वेज सीख रहा था तो पहले 3 महीने तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रही कि पता नहीं किस तरह से होगा ये सब। लेकिन चूँकि लैंग्वेज एक ऐसी अमेज़िंग चीज़ है कि वो आने लगती है आपको और आप कम्युनिकेट करने लग जाते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि चलो यार, मुझे ज़बान तो इतनी आ गई कि मैं बोलचाल अब कर सकता हूँ, बात समझा सकता हूँ अपनी, दूसरे की सुन सकता हूँ, लेकिन इसमें साइंस नहीं हो सकेगी। तो स्टिल मेरे ज़हन में वो खटका था कि मैं मास्टर्स अगर टर्किश में स्टार्ट करता हूँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसी दौरान इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप का पता चला। वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मेरे ख्याल से वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्लाई किया, एक ही प्रोग्राम में अप्लाई किया मैंने, ऑल्दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम 3 में अप्लाई करें, और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई। स्वीडन चला गया, स्वीडन में 1 साल गुज़ारा, फिर फ़िनलैंड आ गया, 1 साल यहाँ गुज़ारा। मास्टर्स के दौरान मुझे रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल गई यूनिवर्सिटी में ही, और मास्टर्स थीसिस जो ही ख़त्म किया तो मुझे एज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट इनके नेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब मिल गई। तो अब मैं साथ-साथ अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। तो आया क्यों? मैंने आपको बताया कि वो एक तजस्सुस था, और उसी तजस्सुस ने यहाँ तक लाया है। बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करेंगे आज हम। इंशाल्लाह। मैं पीछे रह गया हूँ, मैंने नहीं बताया आपको। एक्चुअली जब मैं इवन के बीएस मैंने शुरू किया था, और मैंने बीएस भी एक ऐसी फील्ड में किया था। ये एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट ये हुआ ये कि एफएससी के बाद मेरा इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ, बट उस वक्त नैनो साइंसेज में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने बीएस नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू किया, और वो पाकिस्तान में वाइट यूनिवर्सिटी जो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीएस करवा रही। तो मेरा इंटरेस्ट बड़ा था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस वक्त से मुझे नैनो साइंसेज का पता था। और मैं जो नोबल लॉरिएट्स वगैरह होते थे ना, हर साल जो नोबल प्राइज अनाउंस होते थे, इनकी न्यूज में कोई जब मैं 7th 8th में था उस वक्त से मैं फॉलो कर रहा था कि इस दफा नोबल प्राइज किस किस को मिले, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था उनकी मैं स्टोरीज कही थे। उस वक्त गाँव में इंटरनेट भी नहीं होता था, खैर कि हम वो कहीं सर्च करते। बट 2010-11 के बाद जब मैं इधर इंडिया आया तो फिर तेरा इंटरनेट वगैरह भी था, और वो सर्च करके ना वो पढ़ते हैं तो बड़ी वो इंस्पायरेशनल स्टोरीज लगती हैं। साइंसेज के स्टूडेंट को बेसिकली वो जरूर पढ़। तो मुझे वहां से नैनो साइंस का पता चला, और फिर मैंने कहा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी ना फ्यूचर मेरा वैसे भी रिसर्च का इंटरेस्ट है तो इसी में मैं चला जाऊँ। और उस वक्त मुझे ये था कि जब मैंने ये शुरू किया तो
कोई भी नैनो साइंस में डिग्री ऑफर नहीं कर रहा था BS लेवल के पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा कि चले BS फिजिक्स में कर लेते हैं किसी जगह से, और फिर बाद में सोचेंगे कि मटेरियल्स में जाके कुछ ना कुछ। बट जब मैंने FSC एंड हुई तो वो नैनो साइंसेज में प्रिंसटन वाले डिग्री उन्होंने ऑफर करना शुरू की, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा इंजीनियरिंग में हुआ था लेकिन मैं वो छोड़ के चला गया, तो इस पर मुझे वो यूँ समझ लें कि लोगों से बातें सुननी पड़ी कि यार ये क्या कर दिया तुम, अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। अब जब नैनो साइंसेज में हम चले गए और चीजें अंडरस्टैंड करना शुरू की, तो उस वक्त जाके ये अंदाजा हुआ कि ये फील्ड तो पाकिस्तान में भी, आप अज्यूम करें कि जब आप एक मटेरियल बनाते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि आया ये नैनो मटेरियल बना है कि नहीं बना, उसके लिए भी जो बेसिक टूल है वो SEM यूँ समझ लें, या पार्टिकल साइज एनालाइजर है, लेकिन SEM तो मस्त है कि कम अज कम SEM तो होनी चाहिए। और वो पाकिस्तान में कुछ थी, लेकिन जो थी, एक दफा हम चले गए बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की वहाँ पे, और उन्होंने हमें SEM दिखाई, और वो SEM इस तरह से दिखाई कि शीशे का एक कमरा था और वो बिल्कुल शीशे बंद, उसके अंदर उन्होंने SEM रखी हुई, और उस कमरे के बाहर एक और कमरा था और वो भी शीशे का, और उसके बाहर खड़ा करके उन्होंने हमें कहा कि वो जो आपको डब्बा सा वो नजर आ रहा है ये लोहे का कुछ, ये SEM है। हम बड़े खुश हुए। तो मेरा ये देखना भी उस वक्त हम पता नहीं सोचते थे कि यार ये इसके अंदर जाने से पहले तो जूते भी कवर उतारने पड़ते हैं और पता नहीं कितनी दफा वुजू करना पड़ता होगा, अल्लाह बख्शे। इस तरह की बातें ज़हन में आती। तो फिर वो पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल था कि आगे MS भी करते, तो BS से ही ये माइंड बन रहा था कि मैं ज़रा चेक करता रहूँ जब मैं BS में था, ये नैनो साइंस के बेहतरीन इंस्टीट्यूट कहाँ पे, और लकीली ये नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना का था। तो फिर मेरा शुरू से ही BS के यूँ समझें पहले दूसरे साल से ये टारगेट था कि मुझे यहाँ पे लाजमी जाना है, अगर और कहीं ना भी जा सका तो इंशाल्लाह ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक MOU भी हो गया, उसमें हम ये हुआ कि समर कैंप अटेंड करने यहाँ पे आए। अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके हमने ये देखा कि यार ये तो जूते लगा के तो SEM का कमरा खुला हुआ है जैसे आम कमरे का दरवाजा, और ये तो उधर जूते लगा के चले जाते हैं। मैंने कहा यार, और उसको तो मजे से ये इस्तेमाल कर रहे, वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने बताया कि हम तो पूरी, और वाकई हमने पूरी रात, एक दिन ना हमने पूरी रात फिर एक करके कहा कि यार SEM के पास बैठेंगे, इसकी खुशबू सूंघेंगे, बड़ी मजे की। बैठे रहे SEM के पास। तो वो देख के तो और ज्यादा ये क्रेज हो गया कि नहीं यार आप तो बाहर ही आना है। कि एक तो ये है कि आपकी जो रिसर्च की टूल्स हैं वो यहाँ पे इतने अबंडेंट हैं, SEM 3-4 सिर्फ नैनो सेंटर में पड़ी हुई थी, और वो हम यूज करेंगे, उन पे ट्रेन होंगे, तो फिर वापस अगर जाना भी हुआ पाकिस्तान में चले गए तो पाकिस्तान के काम आएंगे। तो ये एक माइंड बन गया हुआ था कि भाई पाकिस्तान में तो चूंकि अभी फैसिलिटीज भी नहीं है, कहीं से ये ऑफर भी अच्छी नहीं आ रही, वहाँ पे ये चीजें काम भी, रिसर्च भी अच्छी नहीं हो रही, तो बस बाहर ही जा रहा है। ये एक रीजन थी जिसने ड्राइव किया। और मुझे ये है कि हम 3-4 की तकरीबन मिलती जुलती रीजन जो समझ आई है वो आई। बट यार अगेन ये क्वेश्चन आता है कि अब अगर आप पाकिस्तान से जाने का सोचें तो पहली बात ये कि वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान से जाना चाहिए। मेरी इसमें ये ओपिनियन होगी कि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ये क्वेश्चन जब हम रेज करें कि आपने कब जाना है, आपने FSC करके ही पाकिस्तान से जाना है, और या आपने BS करके जाने का प्लान बनाया हुआ है, फिर ये कि आपके सब्जेक्ट किस तरह से हैं, कि क्या पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखें कि बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में थ्योरेटिकल स्टडीज बहुत अच्छी हो रही हैं, और उसमें जैसे अगर आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में BS में एडमिशन हो जाता है पाकिस्तान में, जो 4-5-6 हमारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपकी जो सब्जेक्ट की बेस होती है वो बड़ी अच्छी बन जाती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्ट को लेके अच्छी होती है। फिर आप अगर उसके साथ रिसर्च में जाते हैं तो रिसर्च आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाती है। बट अगेन ये है कि आप फॉर एग्जांपल FSC के बाद BS करने चाइना अगर आप आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज के इश्यूज आपको आके फेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद हो सकता है आपको चाइनीज में पढ़ाएं, वो आपको सही नहीं है तो आपको खुद से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला होता है कि कैसे आप गुजारा करेंगे। ये तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि जब आप बाहर जाने का फैसला करें तो अब आप जरा ये देख लें कि सबसे पहला डिसीजन यही है, और पहली चॉइस तो हमेशा होती है कि यार घर के करीब मतलब जिला मिल जाए तो कौन सा बंदा होगा जो घर के करीब नहीं रहना चाहेगा, डेफिनेटली सारे लोग प्रेफर करेंगे। बट पहले ये देखें कि आपके एज के सबसे करीब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे आप जा सकते हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि अब अगर करीब नहीं है तो बाहर दुनिया में अब बाहर जाना ही है तो भाई सबसे अच्छी जगह पे क्यों ना जाए।
तो जब आप सबसे टॉप वाली पोस्ट पे टारगेट करेंगे, तो अगर आप टॉप वाली पोस्ट पे नहीं भी पहुंच सकते तो आप किसी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे चले जाएंगे, पांचवें नंबर पे चले जाएंगे। और जब आप ये सोचते हैं कि अब आपने सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, तो डेफिनेटली उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आप उस हिसाब से पहले दिन से ही तैयारी करना शुरू कर दें। और ये सफर जब जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस पे हम बाकी लोगों से पूछेंगे। सिकंदर भाई चूंकि काफी देर से बैठेंगे, सिकंदर भाई आप क्या कहेंगे कि कहाँ से शुरू करें यार, कैसे करें, कैसे सोचें कि बैठ जाए या ना जाए, क्या कहते हैं आप? यहाँ से शुरू करें कि पहले तो अपना ज़हन बनाएं बैचलर्स में ही कि आपने बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है। फिर सोचें कि आपने क्यों जाना है। या तो आपने सिर्फ जाना है कि बाहर बहुत मज़े हैं, लोग फेसबुक पे तस्वीरें लगाते हैं, बड़ा चिल करते हैं, इसलिए जाना है, या कोई वाकई एक ट्रू रीज़न है कि यार आपको कोई रिसर्च अच्छी लगती है, आपको उनके कोई इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं, या क्यों आपने, यार आपको एक एक्सपोजर चाहिए, आपने दुनिया देखनी है, बहुत सारे रीजंस हैं। या कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बाहर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि इवन हंगरी, हालांकि इतना महंगा मुल्क नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आए कि थोड़े से पैसे दे के आ गए, ठीक है, वीज़ा मिल गया उन्हें, और यहाँ आके कि हम पढ़ाई के साथ साथ काम कर लेंगे और पैसे कमा लेंगे। ना उन्होंने पैसे कमाए और ना उनसे पढ़ाई हुई, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपने क्यों आना है बाहर। पैसे कमाने के लिए आना है तो फिर डिफरेंट तरीके हैं, उस पे आएँ। अगर आपने पढ़ने के लिए आना है तो फिर कोशिश करें कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और ये करें। लेकिन सबसे पहली बात है कि बाहर आने से पहले हम समझते हैं कि हम जब बाहर आ जाएंगे तो मतलब हमारे जो बेसिक स्किल्स हैं, लाइक सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, ये सारे डेवलप हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये लोग आपसे, जब आप मास्टर के लिए खास तौर पे बाहर आते हो, तो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको वर्ड, एक्सेल और जो बेसिक आपके सब्जेक्ट के सॉफ्टवेयर वो आपको आने चाहिए। आप आके बड़ा सफ़र करते हैं, ठीक है। मुझे एक्सेल नहीं आता था बिल्कुल जब मैं यहाँ पे आया, और यहाँ मेरी क्लास में सबको आता था। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है, सबको आता है, ठीक है। मैं समझा था कि मैं तो यहाँ आके सीखूंगा। बट इस तरह की बेसिक चीज़ें, और ये हमारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब ऑनलाइन कोर्सेज हैं इतने ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कर सकते हैं। तो ये ज़हन बना के आएँ कि आपको यहाँ आके सारा काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड सिस्टम है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मेरा जो इरास्मस यहाँ पे है, तो यहाँ मेरी आधे से ज़्यादा क्लासेस होती हैं वो केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। उनको समझने के लिए वो हमें बताते हैं पहले कि आपने ये मटेरियल पढ़ के आना है, फिर हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने ये जो सेल्फ लर्निंग वाली हैबिट है, तो ये डेवलप करनी है। आपने ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं अपने बैचलर्स के दौरान, और आपने अपना एक एक इंटरनेशनल माइंडसेट बनाना है कि यार वाकई मैं, आपको ये फील होना चाहिए कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ। ये बहुत सारे लोग इससे आ जाते हैं कि मोटिवेशन लेटर किसी से लिखवा लेते हैं, ठीक है, टीचर से बात करके उन्हें रेफरेंस लेटर भी अच्छा दे देता है, बट वो यहाँ आके फिर बहुत सफ़र करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये वाकया हुआ मेरे साथ कि शायद मुझे ये बात बतानी चाहिए। यस, पाकिस्तान में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि यार एग्जाम में तो मुझे थोड़ा सा दिखा दें, ठीक है। और हम इस चीज़ को कहते हैं कि चलो, तो दोस्त है, कोई एमसीक्यूज में बता दूंगा उसको, ठीक है। हम इसको, हम मोरली थोड़े से करप्ट हैं, ठीक है। मैं हूँ, ठीक है, आई डोंट नो कि बाकी लोग हैं कि नहीं। हम इस चीज़ को एक एज अ अच्छाई के तौर पे लेते हैं, चलो किसी की हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ मेरा ऐसा लड़का है, ठीक है, पाकिस्तानी है, तो उसने मुझे कहा कि थोड़ा एग्जाम में मुझे दिखा दी। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाना, तो मेरे साथ बैठ जाना, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है चीटिंग का। तो वो ये हुआ कि वो लेट हो गया, मेरे साथ नहीं बैठ पाया। वो एक हमारे साथ और कैनेडियन लड़की है, उसके साथ बैठ गया। उसने, उसको भी यही बात की। तो उसके साथ उसकी दोस्त वोस्त नहीं थी वो, तो उसने कहा ठीक है थोड़ा बहुत देख लेना। उसने देखना शुरू कर दिया। आखिर में इतनी तंग आ गई, उसने जाके प्रोफेसर को शिकायत लगा दी। तो अभी तो फिर क्या हुआ कि हाँ भाई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। अभी सारे पूरी क्लास में ये लड़का कहाँ से था भाई, ये प्रोग्राम कंट्री से था भाई, किधर से था, पाकिस्तान से ना हो। फिर वो सारी एजुकेशन सिस्टम पे फिर मुझसे, मैं जो हूँ, मैं हंगरी और पाकिस्तान दोनों की सीट पे हूँ। लाइक बेसिकली मैं जो हूँ प्रोग्राम कंट्री की सीट पे, मुझसे पता कर रहे थे कि तुमने पाकिस्तान में पढ़ा है तो पाकिस्तान में किस तरह होता है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग काम करते हैं, सारा सही होता है, ये मिस्टेक हो गई है ऐसे, चलो। या तो इस तरह की छोटी छोटी हम गलतियां होती हैं। हम समझते हैं कि बाहर जाके भी हम अपनी ये जो मस्तियां हैं ये जारी रखेंगे और ये चल जाएगा। अपने जो इनकम्पिटेंसीज हैं हम छुपा नहीं सकते यहाँ पे आके। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं ये आप इंप्रूव कर सकते हो बैचलर्स के दौरान। आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। और कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि यार मैं पाकिस्तान में था ना, मेरे टीचर बड़े ख़राब थे, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ख़राब थी। डजेंट मैटर, ऑनलाइन यूट्यूब है, कोर्सेरा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सीख सकते हो। तो अपना एक यहाँ पे आओ तो इतने कम्पिटेंट हो के आओ कि आपको लगे कि यार चलो मैं यहाँ अभी चल जाऊँगा। तो मेरा ये ख्याल है। बिल्कुल सही सिकंदर भाई, बिल्कुल। आप देखें
बैचलर का टाइम मैं खुद ये समझता हूँ कि बड़ा गोल्डन टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए, आपके पास बहुत टाइम होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमएस में जाके कुछ सीखेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, स्पेशली साइंसेज के या वो स्टूडेंट जो सोशल साइंसेज के भी हों और वो रिसर्च में हो, वो भी अगर ये सोच रहे हैं कि आप कुछ वहां जाके सीखेंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप बैचलर में ही जो सीखना चाहते हैं, और ये भी है कि बहाना है कि हमारे पास टीचर नहीं थे या अपॉर्चुनिटीज। अब जो ऑनलाइन वर्ल्ड है और जो एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, इवन के यूट्यूब की मौजूदगी में आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। आमर सोहेल भाई, आप कुछ मजीद ऐड करेंगे, क्या कहेंगे आप? अमर भाई को ठंड बहुत लगी हुई है तो कोई बात नहीं अमर भाई। मेरा मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर तो आपने इरादा बना लिया है तो ये इरादा बैचलर्स में बन जाना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैं बाहर जाना है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा, उतनी ज़्यादा अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं। जितना आप लेट स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर काम। तो क्योंकि उस टाइम ये होता है बैचलर्स में, जिस तरह आपने कहा कि टाइम होता है, आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। या अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब रोबोटिक्स जो था ना, उसमें एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था हमारा बैचलर्स में। लेकिन उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया था तो उसके वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिली थी। उसके बाद मैंने रोबोटिक्स में जो है ना अप्लाई किया। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जैसा सिमर भाई ने कहा कि बाहर आके आप सीख जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। उसमें आपको पहले तो यही समझने लगेगी कि यार ये मतलब किस तरह के लोग मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मैं किस जगह पे आके फंस गया हूँ। हम जब पहली दफ़ा थाईलैंड पहुंचे तो हमारे एक दोस्त है अटक से, तो वो फिर मानने लगे। हम तो 2-3 महीने बाद बैठे थे चाय पीने के लिए, तो वो कहने लगा कि यार मैं जब शुरू में इधर आया तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग किस तरह के, मैं कहाँ फंस गया हूँ आके। तो पहले जो हफ्ते 2-3 हफ्ते होते हैं वो तो आपको समझ नहीं लगती कि मैं आ किधर गया हूँ। सेट होने में आपको इतना टाइम लग जाता है। तो पाकिस्तान में आप ऑनलाइन कोर्सेज लें या किसी टीचर ऐसे से आप अपना कांटेक्ट रखें जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, उससे आप डिस्कस करते रहें चीज़ें इस तरह। फिर ये है कि अगर आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे, मतलब अगर मैं बैचलर्स के एंड पे स्टार्ट करूँ और मेरा जीपी हो 2.5 या 2.8 9 या इवन 3 भी हो, तो फिर मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे हार्वर्ड वाले बुला लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। इस तरह तो नहीं होता। फिर आपको ये है कि लाज़मी बात है कि आपको नीचे आना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन फिर भी ये है कि मास्टर्स में आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो फिर आपका चल जाता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो बैचलर्स है, आपको उस टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर डेवलप होता है काम। और फिर अतीक ये भाई, है कि आप ये भी सोच के आएँ कि आपने काम करना है जाके। ये ना हो ना कि आप हम जब थाईलैंड में यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे एक भाई थे, वो पीएचडी में आ गए, कोई मेरे ख्याल में फूड टेक्नोलॉजी का उनका कोई प्रोग्राम था। तो वो जिस लैब में काम कर रहे थे वो लैब बहुत अच्छी है, मतलब अपने जो फील्ड है उनकी, वो जो प्रोफेसर है वो टॉप, मतलब जो 5-6 लोग हैं उनमें आता है। तो उनको प्रोफेसर ने कहा कि ये जो अप्रेटिस है ना आपने जिसमें ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए ये आपने धोना है। तो वो प्रोफेसर को कहने लगा कि मैं पाकिस्तान से बर्तन धोने के लिए नहीं आया, मैं इधर काम करने। तो भाई ये काम है ना, ये आपने लैब का काम करना है, तो इस तरह का भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। अतीक भाई, आपसे हम मजीद सुनना चाहेंगे। अच्छा, ये दोनों भाइयों ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छे से समराइज किया और उन्होंने बता भी दिया कि कौन सा एक बेहतर वक्त है जहां आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं या नहीं। मैं थोड़ी सी बहस करूंगा कि वजूहात क्या होती हैं कि आपको क्यों बाहर आना चाहिए। तो पहली जो चीज़ है इम्पोर्टेंट वो तो क्वालिफिकेशंस रिलेटेड है कि आपको फर्दर परसू करनी है, अपनी मास्टर्स डिग्री करनी है या पीएचडी की डिग्री करनी है। लेकिन फंडामेंटली मुझे लगता है कि एक ऐसा बंदा जो ये समझता है कि उसका इंटरेस्ट है सवालात के अंदर कि व्हाट, हाउ, व्हेन और इस तरह की चीज़ों के अंदर वो शायद रिसर्च में एक बेहतर मकाम पा सकता है फ्यूचर में। लेकिन अगर एक बंदा है उसके ज़हन में ये सवालात कम आते हैं लेकिन वो गिनती ज़्यादा करता है कि भई ये बना लिया जाए, इससे इतने पैसे बन जाएँगे, इससे ये चेंज आ जाएगी, सो एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनको अपने एटीट्यूड से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं किस तरह की फील्ड के लिए बनाऊँ। तो क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि पीएचडी में एक बंदा आता है और वो 4 साल में पीएचडी कर लेता है। इट्स जस्ट अनदर पीस ऑफ पेपर आपको मिल जाता है, जैसे-तैसे करके आप मुश्किल वक़्त भी गुज़ार लेते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर जब आप पीएचडी करके निकलते हैं और आप इतने थके-हारे हैं
कि अब आप चाह रहे हैं कि बस अब आप सुकून करें, तो मेरे ख्याल से बेहतर था कि आप ना करते, क्योंकि आपने इतना एग्जॉस्ट कर लिया अपने आप को एक ऐसी जगह पे आके और एक ऐसे सिनेरियो में डाल के जो शायद आपको इन प्रिंसिपल सूट नहीं कर रहा था। तो पहले तो बैचलर स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो पहले उस अप्रोच को डिसाइड कर लेंगे किस साइड पे जाना है। उन्होंने रिसर्च करनी है, क्या वाकई वो सवालात में इंटरेस्टेड हैं, क्या वाकई वो इस तरह का कैरियर चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, जिसमें मुश्किल वक्त भी होगा, रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, प्रोफेसर की बात भी सुननी पड़ेगी, लेट भी लैब से जा सकते हैं, फिर एट द एंड ऑफ द डे जो राइटिंग है वो आपको करनी है। तो ये सारी चीजें अगर आपके इंटरेस्ट के डोमेन्स में आती हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैं तो बना हूँ जॉब के लिए, मुझे तो ऑफिस चाहिए और मैंने 8 से 4 बजे तक काम करना है और बस उसके बाद गेम खत्म, तो इट्स बेटर कि वो अपने आप को जॉब मार्केट के लिए तैयार करें। क्योंकि बाहर जब भी आप आते हैं तो मास्टर्स जनरली ज्यादातर जो मास्टर्स ऑफ स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, अगर हम टोटल मिला के देखें तो उसमें बहुत कम ऐसी हैं जो कि प्रैक्टिकल मास्टर्स की तरफ लेके जाती हैं, क्योंकि पैसा जो है वो रिसर्च के अंदर है, तो वो आपको रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर्स प्रोग्राम्स या रिसर्च ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स देती हैं, चाहे वो मास्टर्स है या वो पीएचडी। तो जब आप उसमें एक बार कदम रख लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एंड अप होना होता है कि आप किसी तरह की रिसर्च जॉब ही करें। ऑफ कोर्स आउटलायर्स होते हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस भी होती हैं, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं है इन सवालात के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा बंदा फिर इतनी ज्यादा एनर्जीज डाले। वो बेहतर है कि वो लोकल जॉब मार्केट को देखे, इवन इंटरनेशनल जॉब मार्केट को देखे और उस स्किल सेट को डेवलप करे। और सेम जिस तरह दोनों भाइयों ने फरमाया कि यूट्यूब और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो वो जिस तरह अपनी फील्ड के अंदर देते हैं उसी तरह से वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग्स देते हैं। सो व्हाई नॉट उस तरह का बंदा उस तरह की ट्रेनिंग्स ले और अपने आप को रेडी करे, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे, इंटरव्यू की एथिक्स को देखे, कंपनीज के मोटोज को देखे कि किस बेसिस पे काम करती हैं, सो एंड सो ऑन। दूसरे वो लोग जो वाकई में सवालात में इंटरेस्टेड हैं, अब वो जब सवालात में इंटरेस्टेड हैं तो फिर उन सवालात के ऊपर सोचने के काबिल हो जाएं, जो कि दोनों भाइयों ने फरमाया कि पहले से ही आपको एटलीस्ट एक बेसिक जो स्किल सेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि एक सर्वाइवल टूल का काम अदा करता है जब आप बाहर आ जाते हैं। तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस थे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी या एक कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स होने चाहिए आपके पास। और वो तभी आते हैं जब आप अपने नोट्स से बाहर निकलते हैं। वो 10 पेजेस के जो नोट्स जिनको याद करके आप 90 नंबर ले सकते हैं बड़े आसानी से, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उनके पीछे की जो थ्योरी है उसको समझना ज़रूरी है और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। मसलन मैं प्लांट से हूँ और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लेना-देना है। तो अगर आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते कि डीएनए क्या है और कैसे काम करता है और किस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं ये सारी चीज़ें, और इन प्रैक्टिस कितनी मीनिंगफुल है ये सारी की सारी चीज़ बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए, तो आप शायद नहीं अंडरस्टैंड कर पाएँगे इवन पीएचडी के बाद भी कि आपने जो काम किया है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो मुझे ये लगता है कि फंडामेंटली आपको थोड़ा-सा तैयार होना है, ना सिर्फ ये कि मैं बाहर जाऊँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपको गिनवा सकता हूँ ऐसे लोग जो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से फारिग हुए हैं, लेकिन स्टिल वो बाहर ऐसे कंट्रीज़ के अंदर भी अनएम्प्लॉयड हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, ड्यू टू लैक ऑफ अप्रोच। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें पहले से ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप बाहर आ जाएँ तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप पाकिस्तान में भी रह जाएँ तो आप किसी अच्छी जगह पे एंड अप नहीं हो सकते। तो दोनों चीज़ें आपके अपने हाथ में, एक बैलेंस्ड अप्रोच का ज़हन में रखना ज़रूरी है। बहुत जबरदस्त आपने समराइज किया अतीक भाई। सारे ही आपकी तारीफें कर रहे हैं यार, मेरी भी कोई तारीफ किया करे, कोई नहीं कर रहा। सारे कह रहे हैं वेल एक्सप्लेन अतीक भाई, ये देखें आदों की कर। अतीक भाई वाकई आपने बड़ा खूबसूरत कहा। और मैं दो तीन चीजें, एक तो जो आपने लास्ट क्वेश्चन रेज किया कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अब देखें आप जब बाहर जाने का सोच रहे हैं तो अच्छी तालीम हासिल करना और दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से तालीम हासिल करना, ये सबका हक है, आपका भी हक है। अब इसमें कंपटीशन है, और अगर आप वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करें तो कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो जो बंदा बेस्ट फिट करेगा वो जीत जाएगा। और ये एक सेकंड का फर्क होता है। हमारे एक टीचर बताया करते थे कि अगर आप जो रेस देखें, दौड़ने वाले होते हैं 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की, उसमें अगर आप देखें तो जो जीतने वाला बंदा होता है वो एक सेकंड के फर्क से बाद दफा जीता है, बल्कि बाद दफा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से वो जीतता है। तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसमें दूसरा बंदा ये सोच रहा हो कि यार थक गया हूं मैं, थोड़ा सा ढीला हो जाए, तो वो जो जीतने वाला होता है वो आगे निकल जाता है।
इरफान भाई आपने मेरी तारीफ किया, बहुत शुक्रिया। देखें तारीफ आ गई। माशाल्लाह, मैं आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ। आपने कहा कि जी हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन वो हक अदा भी करना है ना। तो जी उस चीज को भी जहन में रखना जरूरी है कि क्या आप रेडी हैं और क्या आप वो उन्हीं रोशनियों को देख रहे हैं और क्या वो अपने दोस्तों की उन अच्छी फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं जो उन्होंने किसी चौक में खिंचवा के लगाई थी, या आप वो भी देख रहे हैं कि वो लाइफ के किस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं और किस टाइम वो लाइब्रेरी से बाहर आते हैं या लैब से बाहर आते हैं। तो वो उन सारी चीजों को भी आपने साथ में इक्वेशन में डालना है, तो तब जाके मेरे ख्याल से बेहतर फैसला कर सकेंगे। बिल्कुल जबरदस्त, हाँ यही यही पॉइंट है। ये इस पे हम बात करेंगे कि होता बेसिकली क्या है, जो खाने की तस्वीरें आती हैं और उस पे आप सोचते हैं कि हम तो यहाँ पे चल गए, रोज ही खा रहे हैं। इस पे हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता और इन सारी चीजों पे। बट अगेन जो सिकंदर भाई, ये जो ये जो अतीक भाई ने बात की है ना कि हक अदा करने वाली, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना हो ना कि आप पाकिस्तान से आ जाएं, हमारे वहाँ पे एक था स्टूडेंट जो मास्टर्स करने के लिए आ गया पाकिस्तान से। तो क्या हुआ कि वो जो है ना उनका प्रपोजल डिफेंस था। तो जिस दिन प्रपोजल डिफेंस था, कमेटी आ गई, एडवाइज़र भी आ गया, सारा कुछ हो गया। और वो जो थी वो स्टूडेंट सोया हुआ है डॉर्मेट्री में। 9 बजे 9 बजे प्रपोजल डिफेंस से और 9:30 बजे एडवाइज़र ने कॉल किया है कि कहाँ है आप, आपका ये प्रपोजल डिफेंस है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मुझे तंग ना करो, मैं सो रही हूँ। मतलब उसके बाद उस डिपार्टमेंट में किसी पाकिस्तानी को नहीं लिया गया। मतलब ये कि आपने हक अदा करना है, आप जो अपने पीछे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रास्ता बंद कर रहे हैं, ये भी आपने सोचना है लाजमी। इरफान भाई तुम क्या जानो एक स्कॉलरशिप की कीमत, इरफान भाई। और बिल्कुल अच्छा, हम आ रहे थे इस चीज की, तो सिकंदर भाई कुछ ऐड करेंगे? आप बोल सकते हैं, ये जनरल डिस्कशन है, बिल्कुल आप जब भी चाहें कि कोई हम मैं क्योंकि वो बड़ी फॉर्मल नहीं कर रहे। अच्छा, आप मैं खामोश एक जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये कैमरा जो है ना, एंगल चारों इसमें रहे, ताकि मुझे बड़ा मुश्किल होता है जब मैं सिर्फ स्क्रीन के साथ बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए होता है बात करने के लिए, तो इट वुड बी नाइस कि अगर ये पूरा एंगल आता रहे। बिल्कुल अच्छा। ठीक है, जो आपके साथ हम पूरा एंगल रखेंगे, बल्कि आपको हंसाएंगे भी। और इधर उधर से अगर कोई लतीफे कोट करें तो वो भी हम सिकंदर भाई की स्क्रीन में उनके सामने छोड़ेंगे। अच्छा, तो मैं एक ये बात नोटिस की है, मैंने, आपने भी शायद नोटिस की हो, कि जो हमारा ग्रुप है, जो यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स है या बाकी भी जो जियो कॉम है, कितनी सारी हम पोस्ट शेयर करते हैं उसमें जो कि लाइक रिसर्च स्किल्स के बारे में होती हैं। अभी पिछले दिनों आपने शेयर की हुई थी एक कोई कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की, जिसमें आपको रिसर्च शुरू स्क्रैच से लेके करते कैसे हैं, पब्लिशिंग तक के कैसे होता है। नो बडी केयर्स अबाउट दैट। ठीक है, वहाँ 1 या 2 लाइक आए होते हैं। ठीक है, सबको बाहर जाना है, लेकिन पढ़ना किसी ने नहीं है, इंटरेस्ट किसी का नहीं है। सो दैट्स सैड, दैट्स जस्ट सैड। आप कोई भी स्कॉलरशिप की जी मतलब नकली सी पोस्ट कर दो कि स्कॉलरशिप्स आ गई हैं 10, तो हर बंदा नीचे कह रहा होगा कि लोगों को टैग कर रहे होंगे, एक दूसरे को बता रहे होंगे, लोग उसके लिए अप्लाई भी कर रहे होंगे और आपसे पूछ भी रहे होंगे, आपको इनबॉक्स में मैसेज आएंगे। बट आप इस तरह का कोई इनोवेटिव कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, फ्री में जाना है, आपने कुछ नहीं करना, मे बी आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाए आखिर में, लेकिन नहीं, सीखना नहीं है बिल्कुल हमने। तो ये बिल्कुल बड़ी एक सैड ही बात है। मैं ये ऐड यार करना चाह बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ जी सिकंदर भाई से। और मैं मेरे ख्याल से जो एक बेसिक टूल है किसी भी फील्ड का, उसमें फर्दर एजुकेशन या रिसर्च परसू करने के लिए वो डिफाइंड होना चाहिए कि आपको क्या आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिग्री और जो आपका बिल्कुल। जीपीए है या जो व्हाट्सएवर जो भी चीजें हैं। लेकिन वो टूल अगर डिफाइन नहीं होगा तो मसला क्या होता है कि आप बाहर तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाहर वो आप सिस्टम को ट्रिक भी कर सकते हैं। आमिर ने बताया कि अक्सर कोई और लिख देता है या मदद कर देता है, तो आप मतलब उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। जब आप वंस पहुंच जाते हैं तो फिर जब वो टूल नहीं होता आपके पास, वो चाहे एनालिटिकल स्किल्स हैं, स्टेटिस्टिकल स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, या वो अपनी फील्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्यों ना हो। क्योंकि हमने अक्सर ऐसे ये नोट किया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इवन एक्सेल कर चुके होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको क्लियर नहीं है। उन पे बात की जाए तो शायद आए बाएं शाएं आ रहा होता है आपको, सही क्लियर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उनका। तो मेरे ख्याल से उन सारी चीजों को पहले से ही डिफाइन कर लें। टाइम लगता है, टाइम मैं पहले भी स्टूडेंट्स के साथ जब बात होती है तो मैं कहता हूँ कि देखिए, आज भी अगर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है तो ये अगले सितंबर के लिए मिलती है, अगले जी सेशन में आपकी सिलेक्शन होती है। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है जिसके अंदर आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री से आप अपनी जान छुड़ा चुके हैं।
तो इस दौरान आप राइटिंग स्किल पे काम कर लें, जिस तरह इन्होंने बताया कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स आके 2 दिन के अंदर ये बता रहे हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है और प्रोसेस से लेकर पब्लिशिंग तक सारी चीजें वो समझा रहे हैं आपको, तो व्हाई नॉट। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन की जरूरत है, और ये जो रिजेक्शन रेशोज हैं इनको भी सामने रखा जाए तो मेरे ख्याल से हमें उस चीज पे भी कभी बहस कर लेनी चाहिए कि आया क्यों रिजेक्शंस होती हैं। बहुत सारे लोग जो अप्लाई करते हैं ये बेहतर आपकी ग्रेड्स के जान साथ। छूटने वाली नहीं है, ये हमारा पहला सेशन है, आपकी जान छूटने वाली नहीं है। और हम जी इन सारी चीजें चाहेंगे कि रिजेक्शन जो हमारी हो रही है अगरचे हमारी सिलेक्शन काफी सारी जगहों पे अगर आप देखें रासमुस पे बड़े अच्छी नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं, बट ये है कि बट रिजेक्शन हाईएस्ट भी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आल्सो, दैट जी शुड बी हाँ, कंसीडर्ड ये आल्सो। भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है बिल्कुल। तो वो क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं जो होती हैं, और आप उससे कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज। ये सिकंदर भाई से बात कर रहे थे यार, मुझे जनरली ये लगता है कि हमारे जो काफी सारे स्टूडेंट हैं वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जैसे अप्लाई का एक बटन कहीं कंप्यूटर में होता है और उस बटन पे क्लिक करते हैं तो सारा अप्लाई हो जाता है, और फिर स्कॉलरशिप का एक बटन कहीं होता है और उस पर क्लिक करते हैं तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। इतना सा काम होता है, और वो सारे उसका लिंक ढूंढ रहे होते हैं कि वो वाला लिंक कहाँ पे है जहाँ पे हम तो बस वो क्लिक करें और वो सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता पूरी दुनिया में। किसी भी जगह आपको अगर देखें, आप घर वालों से पैसे मांगे ना, वो आपसे 1000 सवाल करते हैं। और अगर आप अब्बा जी को कहेंगे मैंने एमफिल करना है कायदे से, तो कहेगा यार जा जाके कहीं काम क्यों कर, करना है? तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप सोचेंगे आपको बाहर बुला के कोई बंदा पढ़ाएगा, तो वो क्यों पढ़ाएगा भैया, आपको कौन से सुख आपके पर लगे हुए। तो आपने ये शो करना है कि वाकई आप अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके आप काबिल भी हैं। अब बहुत सारे मसाइल हैं। अब मसाइल कैसे हैं कि हमारे यहाँ गाइडेंस नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत सारी जगहों पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ बड़े अच्छे टीचर नहीं है, रिसर्च नहीं होती, पता नहीं और कितने अगर मसाइल गिनेंगे ना 1000 मसाइल हैं। बट जहाँ पे आपके मसाइल होते हैं वहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहाँ पे पता चलता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं और कितने काबिल हैं। इसकी मैं बहुत सारी मिसालें दूंगा अगर हम बात करें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम पाकिस्तान में थे तो हमें कुछ थोड़ा सा काम करना था, बीएस में प्रोजेक्ट चल रहा था, वो किसी और का था एक्चुअली, और काम करना था, स्पिन कोटर चाहिए था। और स्पिन कोटर उस वक्त हमने मार्केट से पता किया। मैं उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो निवास है ना, उसमें इंटर्नशिप कर रहा था एक छोटी सी। और ये भी मेरी एक आदत रही है, और मैं सारे लोग जो भी बाहर पढ़ना आना चाह रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि जब भी मुझे छुट्टियां होती थी तो मैं घर नहीं जाता था, हफ्ता घर गुजार के आ जाता था, और मोस्टली मैं इधर इस्लामाबाद में रुका रहता था, और मैं फ्री में इंटर्नशिप अपनी जेब से पैसे लगा के ना वो इंटर्नशिप करता रहता था, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो उसके लिए मुझे सपोर्ट मिलती थी। मेरे चेयरमैन साहब हैं प्रोफेसर एनम भट्ट साहब, हमारे इंस्टीट्यूट के बड़े नाइस इंसान है, वो नाइस साइंटिस्ट भी हैं बड़े अच्छे। तो वो बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन मैं फिर मुझे भी सेक्रीफाइस बहुत करना होता था कि घर की बजाय फिर आपको उधर ही छुट्टियों में भी काम पे लग। तो वो हमें पता चला स्पिन कोटर जो जिन्होंने काम किया उन्हें पता है कि वो कोई किस तरह की डिवाइस होती है। एक घूमने वाली चरखी होती है, उसके ऊपर आप कुछ रख देते हैं मटेरियल या जो इस तरह की कोई चीज है। अच्छा, अब हुआ ये कि मार्केट से जब पता करने लगे, मुझे अगर सही याद रख पाऊँ या नहीं तो गालिबन 10 लाख से कुछ ऊपर की उस वक्त की हमें प्राइस मिली थी, ये 2014-15 में जो मिनिमम प्राइस मिल रही थी नॉर्मल का। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो डिस्कस कर रहे थे बाद में आके। मैंने कहा यार इसको हम खुद बना सकते हैं बड़े आराम से। और आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मार्केट में चला गया और मैंने वहां से जाके पुरानी ये कबाड़िया की, ये जो राजा बाजार में गार्डन कॉलेज रोड पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहां से जाके ना मैंने वो पुरानी मोटर खरीदी, बड़ी अच्छी, उसकी आरपीएम ठीक ठाक थी, और हमने स्पिन कोटर बनाया। कुछ 6-7 हज़ार मैक्सिमम उस पर हमारा खर्चा आया होगा, और हमने अपना वो जो जबरदस्त काम करता था, और आज भी वो मेरी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पड़ा हुआ है उधर। और उसके बाद उसके 2-3 और भी सैंपल्स हमने बना के इधर उधर भी लोगों को दिए कि यार आप भी काम। तो जहाँ पे आपकी ये तो एक जस्ट है, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। दूसरी जो चीज जिसको बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ये कि आप जो दौर है ऑनलाइन लर्निंग है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर की समझ नहीं आ रही तो आपको हार्वर्ड के टीचर्स के लेक्चर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे। एमआईटी के टीचर्स के लेक्चर्स, एमआईटी ने आई गेस 2011 में अपनी सारा जो कोर्स आउटलाइन थी, कोर्स पर किताबें, लेक्चर, वो सारी चीजें फ्री में पब्लिश कर दी थी, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप वहां से देख सकते हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी। तो ये तो कोई बहाना नहीं है। इसी तरह जो स्किल्स हैं, जैसे अतीक भाई ने बात की, बहुत जरूरी है। सिकंदर भाई ने शुरू में जिक्र किया, अक्सर नहीं आती थी भाई। जिस दिन आप
आप चाइना आ रहे हैं और जिस दिन आपने आके लैब ज्वाइन करनी है उसी दिन से आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है, और प्रोफेसर आपको सिर्फ ये कहता है कि मुझे ये काम चाहिए, और वो आगे से ये भी कह देता है कि कैसे करना है ये तुम्हारा मसला है, मैं सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए हूँ, मैं पेपर सबमिट करवाने के लिए, मैं ये बताने के लिए नहीं होगी ये काम कैसे होगा। तो वो आपको सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती है, और यहाँ पे अम्मा जी भी नहीं होती कि जिनके पास जाके आप थोड़ी देर रो लें, यहाँ पे खुद ही रोना पड़ता है, अपना रोना। तो ये जहन में एक अच्छी, तो वहां से ये स्किल सारी जितनी भी रिक्वायर हूँ, और ये स्किल कैसे पता चलेंगे, मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ कि यार कैसे हम ये डिटरमिन कर लें, क्योंकि गाइडेंस तो मिलती नहीं है कि क्या क्या चीजें सीखें और क्या क्या ना सीखें। बाकी देखते हैं कौन इस पे राय देंगे। अतीक भाई आपसे ही शुरू करें, तारीफें आपकी होती है यार, आप ही बोले। अल्लाह अकबर। खैर बात ये है कि आपने जो जो चीज बताई इसमें दो चीजें जाहिर होती हैं। एक तो ये कि ये एक इकोनॉमिक मॉडल है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इसमें से। कि आपने जिस तरह से बताया कि आपने अपनी छुट्टियों का मेजर टाइम जो था वो इंटर्नशिप में लगाया, तो आपने उसके अंदर से बहुत सारी चीजें ली क्योंकि आपने सीखा और फिर वो चीज आपको जो एक बेहतर मकाम पे ले गई एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे ख्याल से ये समझना भी जरूरी है कि हम जितना इसके अंदर इनपुट करेंगे उतनी ही बेहतर इसमें से आउटपुट निकलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। और मैं स्टूडेंट से जब बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि जो जो आपका जीपीए है ना, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट की तरह है, ये अब चेंज नहीं होगा। ये जितना है सो उतना है। लेकिन जो चीज चेंज हो सकती है चीज, वो आपकी सीवी के अंदर एक्सपीरियंस वाला सेक्शन चेंज हो सकता है, और वो वही है जिसके अंदर आपने एनर्जीज पुट की और आपको उसमें से माशाल्लाह से आउटपुट्स मिले हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे एक और क्लियर की कि एक रिसोर्स का होना है और एक रिसोर्सफुलनेस का होना है। और रिसोर्सेज वो हैं जो आपको 10 लाख में मिल रही थी और पैसे होते तो आप खरीद लेते, और रिसोर्सफुलनेस वो थी कि आप वही चीज बना चुके थे 3 से 5 हजार के बीच में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें इन दोनों चीजों को अपने स्टूडेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि हर एक चीज का एक वही रास्ता नहीं है जो शायद बाकियों ने जो है अपने करियर्स के अंदर अपनाया है, बल्कि बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव रास्ते भी हैं जिससे कामयाबी की तरफ जाया जा सकता है। और स्कॉलरशिप्स जो हैं ये ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाए। ये एक वे आउट नहीं है कि आपके पास एक एस्केप प्लान बन जाता है कि बस आप चीजों से निकल जाते हैं बाहर और बस अब आपकी एक नई स्टोरी डेवलप हो जाती है। आज भी हम बैठे हैं तो आज भी हम अपने बैचलर्स की बातों को डिस्कस कर रहे हैं, उन्हीं को बेस बनाकर अगली बात की तरफ जाते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज है ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हर अतीक भाई बंदे आपकी के लिए। आवाज नहीं आ रही। अतीक भाई जी की अब आ आवाज रही, आ रही है, आ रही है? हाँ जी आपको आ नहीं आ रही रही? है। आपको मेरी एक आवाज आ नई, रही है? जी जी आ रही है। हाँ एक नए जी, हाँ जी, पार्टिसिपेंट मेरे ख्याल से एक और आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। हाँ जी, हुमा ऐड हुई है अभी, बिल्कुल अच्छा सही है। ठीक है सही। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, आवाज़ आ रही है। सिकंदर को नहीं आ रही आई गेस। सिकंदर भाई किसी की भी नहीं आ रही? चलें कामरान आप कंटिन्यू करें, दोबारा से डिस्कशन करते हैं, आपकी आवाज आ रही है एटलीस्ट हमें। अच्छा चलें ठीक है, अतीक भाई आपकी बात रह गई, और सिकंदर भाई शायद दोबारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे हमें ज्वाइन किया। एक्चुअली ये सेशन शुरू होने से पहले मैं और सिकंदर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, और हमने कहा यार मिसाइल अब लड़कियों के तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं कि वो बाहर जाके पढ़े और ना पढ़े, तो हमने किसी लड़की को तो कहा नहीं। फिर हमने कहा यार फौरन फौरन जो नाम जहन में आगे तय कर देते हैं। उमा बहुत शुक्रिया, उमा हमारी टीम में शामिल है, आपने हमें ज्वाइन किया। तो हुमा से भी पूछते हैं कि ये इनका बाहर जाने का इरादा क्या था, और हुमा आपसे स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि लड़की होने की वजह से आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा जब आपने बाहर जाना है, या कोई मसाइल नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल और पाकिस्तानी गर्ल्स, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बाहर जाके स्टडी करने का। तो मेरा भी इसी तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और बीइंग अ गर्ल मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टार्ट में सफ़र किया, लेकिन मुझे एज सच इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी पहले वहाँ पे थे चाइना में, उन्होंने काफ़ी मुझे जो है गाइड कर दिया था। तो इस सेंस से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो शुरू में आप अगर मैं, क्योंकि मैं चाइना से मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं चाइना की बात करूंगी। स्टार्ट में आपको जो सबसे ज्यादा इशू फेस करना पड़ता है वो लैंग्वेज बैरियर है। आप अम, जब हम फर्स्ट टाइम जब हम एयरपोर्ट पे गए थे, तो हमें बिल्कुल भी इतना भी नहीं हो रहा था कि हम किसी से बातचीत कर सकें, हम पूछ सकें कि हमें नेक्स्ट आगे कहाँ जाना है। वी वर जस्ट लाइक, हम अपने आप को ऐसे समझ रहे थे कि हम एलियन हैं, और वो सब हमें ऐसे ही बिहेव कर रहे थे, हमें देख के कि जैसे
थी, पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक आ गई है। हम उनसे पूछते भी थे तो वो डर के भाग जाते थे। तो बहुत ज्यादा हमें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि अब हम क्या करें। तो इसी तरीके से स्टार्ट में वहां पे, क्योंकि सारी बिल्डिंग सेम होती हैं, सारा उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सेम लग रहा होता है। स्टार्ट में मैं कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी बैचमेट्स के साथ क्लासेस लेने या अपने डिपार्टमेंट्स तक जाती थी। इनफैक्ट मुझे अपना डिपार्टमेंट तक भूल जाया करता था। मैं फर्स्ट टाइम जब गई हूँ अपनी प्रोफेसर से मिलने, मैं किसी की हेल्प लेके गई हूँ, उसके बाद भी मैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी मैं खुद से अकेले नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे पूरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेम लगती थी। और सेकंड जो मेन प्रॉब्लम वहाँ पे था कि कुछ भी बाहर जो है इंग्लिश में नहीं लिखा होता। मैं अपने स्कूल के बारे में पूछ रही हूँ वहां बाहर खड़े होके कि वेयर इज स्कूल ऑफ एजुकेशन, तो उन्हें पता ही नहीं है। मीन्स कि वो ये भी नहीं बता सकते स्कूल ऑफ एजुकेशन कहाँ है, हालांकि मैं उसी के सामने खड़ी थी और वहां पे लिखा हुआ भी था, बट इट वाज रिटन इन चाइनीज। तो ये बात है, क्योंकि वो चाइनीज में लिखा हुआ था और चाइनीज स्टूडेंट्स की इंग्लिश भी जो है वो थोड़ा सा सो होती है। तो इस उसमें मुझे काफी सफर करना पड़ा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, आप की शॉपिंग की साइड पे आ जाते हैं। तो जब तक कोई सीनियर आपके साथ ना हो तो वो आप स्टार्ट में सही तरीके से शॉपिंग भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट अभी तक हमें जो है लैंग्वेज बैरियर अभी तक फील होता है ना, क्योंकि वहां पे जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और बहुत फिर हमें ये वजह होती है कि हम फोन के अंदर मुख्तलिफ ट्रांसलेटर एप्स यूज करते हैं, जिसके जरिए से हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उन्हें समझा पाते हैं कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो स्टार्ट में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, शॉपिंग भी नहीं कर सकते थे अच्छा इजीली, कोई हुमा, एक सीनियर। रह गई ये चीजें लड़की होने की वजह से, तो यहाँ पे कोई मिसाइल आपको नहीं फेस आई जो स्पेसिफिकली आपको लगा हो कि अगर आप लड़का होती तो ये मसला ना होता आपके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं बीइंग अ गर्ल मुझे वहां पे कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अगर लड़का होती तो मेरे लिए ये कुछ पॉजिटिव होता, नहीं। हाँ, अगर मैं अच्छा। पाकिस्तान की बात करती हूँ तो पाकिस्तान में मुझे बहुत दफा फील हुआ यार कि मुझे लड़का होना चाहिए था। बीइंग अ गर्ल इट्स नॉट सेफ फॉर मी। तो मुझे बहुत दफा ऐसा फील हुआ पाकिस्तान में, लेकिन चाइना में मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। चले वहाँ मैं आते ये हैं। कहूँगी। सिकंदर भाई, आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है। यस जबरदस्त, यस। बहुत अच्छा हो गया, चले आपने दोबारा तो ज्वाइन किया। फीमेल्स, सॉरी, ओके जी, यू मे कंटिन्यू। आप कुछ कह रही? यू वांट नहीं टू ऐड नहीं, समथिंग? या गो, कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे थे रिसोर्सफुलनेस और रिसोर्सेज की, अतीक भाई उससे बात कर रहे थे कि हमें बड़ा बहुत जरूरी है कि वो चीजें सिखाएं बच्चों को स्पेशली। और सिर्फ ये रिसोर्सफुलनेस और रिसोर्सेज की भी नहीं, बल्कि उसके बाद देखें जो आपकी क्या कहते हैं स्किल्स, आप बच्चों को पहले ही माइंड में बनाएं कि एजुकेशन और स्किल ये दो इस पे भी। अच्छा, एक बात आ गई, अतीक भाई ने ये शुरू किया था मेरे जहन में, वो उतर गया कि आजकल ये आजाद चाय वाला और इस तरह के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डिग्री ना लें, इससे कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। बात यह है कि जिन लोगों ने डिग्री करनी है वो डिग्री करें, और जिन लोगों को डिग्री करने का शौक है वो काम करें। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। एक जो स्किल स्किल है उसकी एक डिफरेंट वो वैल्यू है, और जो डिग्री है उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। तो दोनों एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर सकती। देखें, पीएचडी एक डॉक्टर होता है, और जो क्या कहते हैं कोई होटल चला रहा होगा, चाय वाला कोई होगा, सारे पेशे बड़े मुअज़्ज़ज़ है। मोची होगा, चाहे वो करोड़ों कमा रहा होगा, तो वो देन डेफिनेटली वो अपनी सोसाइटी में उसका एक डिफरेंट वो वैल्यू है। और जो स्कॉलर है किसी भी लेवल का, तो उसकी एक डिफरेंट वैल्यू। और दूसरी चीज ये कि पढ़ना हाँ, हर एक बिल्कुल। से बस। जी जी सिकंदर भाई। अतीक भाई कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी मैंने कहा जो वो जब इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे आप चीजों को जज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो चीजें सेंस बना रही होती हैं। उसकी वीडियो आप देखें और वो जो बात कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जज करें तो बिल्कुल वो चीज समझ आ रही होती है कि वो ठीक कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास स्किल नहीं है और जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है और उसका कुछ नहीं बन सकता, सो एंड सो ऑन। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें दुरुस्त हैं, लेकिन इससे आप ये हरगिज अखज़ नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल डिनाई करने लग जाएं कि तालीम और हुनर की कोई हैसियत नहीं है माशरे में। कि एट दी एंड अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट जो है वो हमारी तरफ से होना चाहिए कि
यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आया किस तरह की यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह का पढ़ के निकल रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या है। और पाकिस्तान में भी जनरल भी आप देखें तो एक बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर टॉप 1% कैंडिडेट्स हैं जो मार्क्स में भी बहुत अच्छे हैं और जो शायद सब्जेक्ट को भी एटलीस्ट एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ज्यादा जानते हैं कि कल को उनको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो शायद वो निभा लेंगे। मेजोरिटी जो उस ग्राफ का दरमियान का हिस्सा है उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शायद सिर्फ अगर मार्क्स को कंपेयर किया जाए तो वो 60 से 65% के दरमियान लाए करते हैं। तो पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर भी उनका सेट होना बहुत मुश्किल है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पास हुए हैं। जी, इसमें ना चीजें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, जहाँ पे आपने क्लियर ठोकनी है वहां पे अगर आप ये कहें कि यार मैं पीएचडी करके आया हूँ तो डेफिनेटली यार उसका कोई फायदा नहीं है क्लियर ठोकनी। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगना है, के अगर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको अगर आप जाके ये बताएं कि मैं फ्रीलांसिंग से 2 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा हूँ, कोई फायदा ऐसा ही नहीं है, है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये जो बिल्कुल उनकी ऐसा वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ही। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। हर बंदा पढ़ने के लिए नहीं पैदा हुआ होता कि पीएचडी कर ले, हर बंदे के बस में नहीं है। और अगर आप देखें जो वेस्टर्न सिस्टम है वहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आप वो 3 साल कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कर लें, ये कर ले, वो कर ले, वो आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखा देते हैं और वो करें और उसके बाद जो उनकी जॉब मार्केट है उसके हिसाब से उन्होंने चीजें डिजाइन की थी, आप वहाँ पे करें। ये यहाँ ऐसा पे ही भी है, चाइना बिल्कुल में भी ऐसा इसी तरह का ही सिस्टम है। है। ये यहाँ फिनलैंड पे इस भी वक्त अगर आप गूगल करें तो अभी आपको नजर आएगा कि फिनलैंड दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और हैप्पीएस्ट कंट्रीज है आपकी दुनिया, पूरी दुनिया का। तो अब इसमें मोर देन 50% कैंडिडेट्स जो हैं जो हाई स्कूल पास करते हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं। तो अप्रोच पहले से क्लियर हो जाती है कि किसने रिसर्च वाली साइड पे जाना है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है, और या किसने सिर्फ जॉब मार्केट को फिल करना है और वर्क फोर्स का हिस्सा बनना है। तो ये चीजें चूंकि इधर क्लियर हैं तो ये चीजें इसी तरह से आगे चलती रहती हैं। यहाँ जो बंदा टीचिंग कर रहा है वो वाकई टीचिंग करना चाहता था इसके लिए कर रहा है, वो मौजज़ाना तौर पे एंड अप नहीं हुआ टीचर बनने में। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का भी कहीं न कहीं हमें एक अंदाज़ा करना चाहिए कि एक बंदा है वो जब डिसीजन ले रहा है एक सर्टेन फील्ड में जाने के लिए तो क्या मोटिव है उसके पीछे और वो कहाँ देख रहा है अपने आप को। और ये अक्सर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आप अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, और ये सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन कितनी है। वो ये नहीं कह रहे होते आप अपना ख्वाब बयान करें कि मैं अपने आप को वजीर आजम देखना चाहता हूँ। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते रहते बताएं कि आप कितना परफॉर्म करेंगे 10 सालों के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये चीज और बैचलर्स में बच्चा चले पहले सेमेस्टर वाले से कोई गिला नहीं है, लेकिन जो बंदा ग्रेजुएट होने के करीब है या ग्रेजुएट हो चुका है एटलीस्ट उसको इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर ये एक मलामत किसी और को नहीं की जा सकता मेरे ख्याल से। इसमें ये भी है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड कितने हैं। देखें, अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ अतीक बैठा हुआ है और उसको आपने ईमेल की और वो आपके सारे सवालों के जवाब दे देगा, तो आप बिल्कुल गलत ये काम कर रहे हैं। आपने खुद अपने लिए रिसोर्सेज पैदा करने हैं। आप जब डिग्री लेने जाते हैं बीएस में, तो सबसे पहली चीज बीएस में, एमएस में, कहीं भी आप जा रहे हैं तो ये आप सोच लें कि अब आप जो डिग्री लेने आए, ये डिग्री लेना आपका काम है और इस डिग्री की बेस पे आगे अगर आपको जॉब चाहिए, जो भी आपका ख्वाब है वो पूरा करना है, तो वो भी आपका काम है। वो आपके टीचर्स का काम भी नहीं है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का काम भी नहीं है। वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे सकती है, 4 साल के बाद वो पेपर आपको पकड़ा देंगे, उसके बाद ये आपका जिम्मेदारी है कि आपको उससे जॉब मिलती है या नहीं मिलती है आपका। और टीचर वो अपनी तरफ से कह देगा मैंने पढ़ाया है और आपको मार्क्स भी दे देगा, इवन कि उसने एक लफ्ज ना पढ़ाया। तो ये भी टीचर का काम नहीं है कि उसने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। बट जब अब आप एक ग्लोबल विलेज जब दुनिया को कंसिडर करते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, तो अब आपने ये बहाना नहीं करना कि हमें तो टीचर ने इतना ही कोर्स पढ़ाया था और उसमें पेपर आ गया तो हमारे 95 मार्क्स आ गए। आपने जाके अगर दुनिया में कम्पीट करना है तो पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ से कोर्स पढ़ा हुआ है और किस किस तरह से पढ़ा हुआ है और क्या क्या सीखा हुआ है। तो फिर आपके अंदर ये प्यास पहले दिन से होनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस पे बस नहीं करना, मुझे और भी सीखना है। और जब ये प्यास आपके अंदर आ जाए, आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो फिर अब आप रिसोर्सेज फाइंड करें कि वो कौन से आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे के वो चीजें ढूंढें। लेकिन आजकल तो मुफ्त मिलती है यार, क्यों पैसे खर्चें। तो आप देखें कि कहाँ कहाँ से आपको चीजें आपके रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, आपके बजट के अंदर रहते हुए, और आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आपको चीजें मैसर आ सकती हैं जिनसे आप हेल्प लेके आप खुद को बिल्ड कर सकते हैं। वो चाहे सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब है, कोई बंदा है, ट्रेनर है, जो भी है, किताबें हैं, उन सब चीजों पे। और लेकिन ये तभी करेंगे जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। और ये बड़ा जरूरी है कि आपके अपने अंदर इतनी प्यास हो कि नहीं, मुझे ये करना है और हर हाल में ये करके दिखाना है।
दोनों भाई खामोश है, आमिर भाई और सिकंदर भाई। आज क्या हो गया आमिर भाई? मैं बोले थोड़ा ये जोर से, नहीं, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि आवाज कम आ मैं रही है। छोटी सी चीज ऐड कर दूं। मैं एक हाँ छोटी सी अमर भाई चीज ऐड आपकी कर आवाज दूं कम आ रही है। कि ये सेल्फ मोटिवेटेड वाली बात है ना, ये जो सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है ना, इसमें ये भी है कि आपको थोड़ा सा सही गूगल बात है। करना भी सीखना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी दूसरों से पूछते हैं, यार ये तो कम से कम ये चीज़ें तो आप गूगल से खुद देख सकते हैं। गूगल आप खुद से जो करना है ना, ये चीज़ें सीखें। ये बहुत आपको मतलब आगे जाके भी हेल्प करेगी कि एक छोटा सा क्वेश्चन है तो आप उसके लिए भी दूसरों को कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप जब भी किसी से कहें ना कि यार मेरी हेल्प कर दें, तो उस हेल्प का ये मतलब नहीं है कि आप सलाम कह के इनबॉक्स से भाग जाएं और फिर 3-3 4-4 दिन आप नज़र ना आए। और ये भी कि आप एक जनरल सा क्वेश्चन कर दें कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। भाई स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए आपको सीवी बनानी है, मोटिवेशन लेटर बनाना है, कोई टॉफल का टेस्ट देना है। ये चीज़ें जब तक आप खुद से करके नहीं भेजेंगे किसी को, तो वो बंदा अगला तो ये तो नहीं कहेगा कि यार मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। एक भाई मेरे इनबॉक्स में आए, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने पहले तो क्वेश्चन पूछते रहे, फिर कहते यार तो आप इस तरह क्यों करते, आप मेरे लिए अप्लाई कर देना। आप मतलब इस तरह के स्टूडेंट भी हैं जो कहते हैं कि यार आप मेरे लिए अप्लाई कर दें। दैट्स सैड। सिकंदर भाई, मैं तो कहता हूँ इस तरह के कैंडिडेट्स को लिया जाए आड़े हाथों और मेरे ख्याल से उनको शामिल किया जाए डिस्कशन में। क्यों ऐसा करते हैं? सही बात है, कोई अगर मिले तो हम उसको लाइव ले सकते हैं किसी बात मेरी भाई। नजर में है, मैं अगली दफा उन्हें पहला फुसला के ले आऊंगा। सही बात है, हम तो बताएंगे हम आपका व्यू सुनना चाहते हैं, आप जरा आ जाए। सुनना चाहते हैं। और अच्छा, दूसरी दूसरी बात मैं करना चाह रहा था, जो आजाद चाय वाली आपने बात की कि अतीक भाई ने भी कहा कि वो सही बात करता है। डेफिनेटली वो सही बात करता है कि स्किल में ज्यादा पैसे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर सीख लो तो ज्यादा पैसे हैं उसमें, बट उसकी अप्रोच गलत है। वो कहता है कि निकलो सारे यूनिवर्सिटी से निकलो और आप सारे स्किल सीखो। दैट्स आई डोंट थिंक सो कि राइट अप्रोच। बजाय इसके कि एक अवामी सतह पे एक अवेयरनेस आए, यूनिवर्सिटियां ठीक हों, आप सारे भाग जाओ तो देन व्हाट? इनोवेशन तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप सारी चीजें रेप्लिकेट करोगे, रेप्लिकेट करोगे, रेप्लिकेट करोगे। यूनिवर्सिटीज एक वो ग्राउंड होता है जहाँ पे नई चीजें बनती हैं। ठीक है, फिर आप स्किल सीख के आप उसको रेप्लिकेट करते हो। ठीक है, अभी ट्रैक्टर बंदा बनाता है, ठीक है, जो ये जो हल बनाते हैं, ये चीजें बनाते हैं, ये एक स्किल है, बट पहले इसका डिजाइन कौन बनाता है, एक नई इनोवेशन कौन करता है? तो आई थिंक सो कि पैशन हमें देखना चाहिए। यहाँ जो पैशन की बात है ये जी सॉरी, बोलिए। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान में जब मैं था तो मैं देखता था क्लास में टीचर आता भी है 5 मिनट लेट आता है। ठीक है, फिर जब पढ़ाते भी हैं तो आधे नींद में, आधे जागे हुए, ठीक है, आधी क्लास किसी और बात में, मतलब चैप्टर के अलावा या जो टॉपिक है उसके अलावा। यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप इनकी आंखों में देखो, चमक रही होती हैं। ठीक है, इतने एक्साइटेड, इतने पैशनेट कि यार ये दुनिया फतह कर देंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में। तो जिन लोगों में इतना पैशन है कि वो वाकई खुशी फील करते हैं, यार मैं वाह ये काम कर रहा हूँ, ये मैं नया, आज मैं नया सवाल है जहन में, मैं ये काम करना चाहता हूँ। आपको फील होता है अपने अंदर से। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको दूसरा आके बताएगा कि आप कितने पैशनेट हो या कितने क्या हो। बंदे को विद इन पता होता है कि यार मेरी ये फील्ड है कि नहीं है, मैं यहाँ वैसे ही गपशप मार रहा हूँ या वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ। ये आपके अंदर की आवाज़ होती है। आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नोटिस। आप कर सकते हो, आप देखोगे यार आपको कितनी खुशी मिलती है उस काम में। आप करना चाहते हो वाकई में, वो नहीं करना चाहते, या आप दिन के आखिर में वो सारा काम कर करके फिर आप थक हार के बस आप भूल जाना चाहते हो। अगर ऐसा है तो फिर आप अपनी फील्ड चेंज करो, कुछ स्किल सीखो। अगर वाकई आपको खुशी मिलती है, आपको फील होता है कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये पैशन है तो फिर आप परसू करो। अदरवाइज फिर आजाद चाय वाला की बात मानो एंड देन। ये यहाँ मैं एक कमेंट ये भी करना चाहूंगा कि एक टारगेट ऑडियंस बहुत गलत है। देखिए आपके ऑलरेडी 2 से 2.5% लोग हैं जो सिर्फ यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अगर आपने बिल्कुल एड्रेस करना तो आप उन मेजर मासेस को एड्रेस करें जो यूनिवर्सिटी में नहीं है। वो अगर 50% अगर हम समझ लेते हैं कि ये मर्द हैं तो उनमें से शायद 25% ऐसे होंगे जो जवान होंगे जिनके पास ना एजुकेशन होगी ना कुछ। आप उनको टारगेट करें तो शायद आपकी अप्रोच भी बहुत अच्छी हो। लेकिन आप उन गिने चुने 2% 2.5% लोगों को टारगेट करके कह टारगेट रहे हैं करो। नहीं जी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कुछ नहीं दे रही, तो मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ ये चीज भी ये लोगों को नजर यार नहीं आई। इसमें ना मुझे जो फनी चीज लगती है अतीक भाई, वो ये है कि देखें एक वेल जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है और वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जिनकी डिग्री अगर एक कागज का टुकड़ा भी होगी ना, आप लोगों को ये कह रहे हैं और फिर भी वो वैल्यू रखेगी। और एक बंदा उठा है वो लोगों को ये कह रहा है कि वो जो वेल सेट और स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैं उनको छोड़ के उसने अपना इंस्टीट्यूट नया मेरे पास आए और मुझसे सर्टिफिकेट ने जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वही ये चीज वो जो तो आप तो फ्री में सीख सकते हो।
और वो जो खैर आप चले, फ्री में हमारा टॉपिक थोड़ा सा मेरे ख्याल से हट गया और हम वो एक क्रिटिकल हाँ अप्रोच अपना चुके हैं, लेकिन स्टिल एजुकेशन जो है ये बहुत सारी चीजों का वे आउट जरूर है, लेकिन एजुकेशन कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, ना जॉब की, ना आपकी लाइफ की, ना आपकी बिल्कुल सक्सेस की। बिल्कुल ये एक रास्ता है और रास्ते पे चलना आपकी अपने हाथ में है। आप करना चाहते हैं तो इस रास्ते से कामयाब हो जाए, ना नहीं करना चाहते तो और बहुत सारे रास्ते हैं। बिल्कुल। एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, अगर आपको इसमें मजा आता है तो आई गेस दैट्स द पॉइंट। अगर जी आप सोच रहे हो बिल्कुल कि बड़े ये पैसे होंगे आखिर में, तो देन आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और हमारा टाइम भी एंड हो रहा है। जो जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी सवाल हम लेने लगे, किसी के जहन में कोई और बात हो। आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए हम इंशाल्लाह ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे कि हमारे जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके माइंड बहुत क्लियर हो बहुत सारी चीजों के हवाले से, कि जब आप बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपको पहले अप्लाई करने में कौन कौन से इश्यूज होंगे। वैसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको बाहर जाना भी चाहिए या नहीं, और इस पे हमने आज बात की कि आप ये डिसाइड कर लें, कब डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो आप पहले से तैयारी करें, वो कौन सी चीजें हो जिनको आप पहले से ही तैयार कर लें बीएस के दौरान या इवन एमएस के दौरान, अगर आपने पीएचडी में जाना है, ताकि आपका आगे का सफर आसान हो। इस पे हम कुछ अपनी तरफ से जो जो चीजें हमारे जहन में आ रही थी वो डिस्कस कर रहे थे। इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंथ। हम और जो इसके बाद अप्लाई करने में जो इश्यूज होते हैं उन पे आएंगे, और फिर रिजेक्शन पे बात करेंगे। इन सारी चीजों पे जो भी प्रॉब्लम्स फेस होते हैं स्टूडेंट्स को, आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उससे पहले अगर किसी के जहन में कोई और जो आज का टॉपिक था उससे कोई बात हो तो वो जरूर शेयर कर दें, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। एक बात जो है ना, वो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये कि इस तरह नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही स्किल पे आपने सारा जोर लगा दिया। एक स्किल पे आप जोर लगाएं, लेकिन उसके साथ ये है कि थोड़ा थोड़ी दूसरी स्किल भी सीखें, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है दुनिया सारी में वो इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है। तो आप किसी एक आपने अगर एक प्रोजेक्ट पकड़ा है या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, उसमें 5-7 और चीज़ भी होती हैं। आपको थोड़ा थोड़ा उन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि ये किस तरह एडजस्ट हो सकती है। आपकी इस बात से एक और बात मुझे याद आ गई कि यार पाकिस्तान में शर्माते क्यों है, कॉन्फ्रेंसेज में जाने का रुझान बहुत कम है। तो होती बहुत कम है, और जो होती है स्टूडेंट उनमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। और आप तो ऑनलाइन हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वर्कशॉप हो रही हैं ऑनलाइन। आपको पागलों की तरह ढूंढना चाहिए, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलती है, ये नेटवर्किंग का एक बेहतरीन जरिया होती है। इसी से हो सकता है आपका जो फ्यूचर सुपरवाइजर हो उससे आप किसी कॉन्फ्रेंस में मिले हो, जैसे मैं कॉन्फ्रेंस में मिला था। तो ये आप चीजें ढूंढते हैं इस तरह से करके। और पाकिस्तान में ईजी भी थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपके सीवी में मेंशन होगा तो बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी सिकंदर भाई। मेरा कॉन्फ्रेंस के लिहाज से ये है कि स्टूडेंट को इतना डरा देते हैं। ठीक है, मैं पाकिस्तान में एक दो उसमें था, पीएचडी के डिफेंसेस में था। ठीक है, तो पीएचडी वाले बेचारे कांप रहे थे, मतलब प्रोफेसर बजाय अपना इनपुट देने के तो उसको एक तरह से वो कर रहे थे, काइंड ऑफ हरास कर रहे थे कि मुझे बहुत आता है तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में भी गया, लिटरली बच्चे बेचारे कांप रहे होते हैं बजाय उन्हें और कांप रहे होते हैं। ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंस नहीं होता, बैचलर्स में होता भी है, लेकिन अगर आपके सामने एक बंदा जो है पोस्ट डॉक करके बैठा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो होता है यार कि इसको ज्यादा आता है, और फिर आप लेग पुलिंग शुरू कर देते हो इस तरह के, मतलब तो ये बहुत है। यहाँ पे ये है कि मैं ईजीयू में गया, ठीक है, मेरी एक स्लाइड आगे पीछे थी उसमें ठीक है, बट उन्होंने इतना मुझे वो किया कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, इतने सपोर्टिव एक कमेंट्स दिए बजाय इसके कि मुझे नंगा कर देते कि यार तुमने ये भी नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ। बड़े प्यारे तरीके से उसको, बड़ा इतना अच्छा फील हुआ उसके बाद कि यार वाकई मैं अपनी रिसर्च को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स का भी कसूर नहीं है एक तरह से कि एक ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिकंदर छेड़ रहे हैं, और इसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत सारी डिबेट हो सकती है कि क्या वर्क एथिक्स हैं और क्या हमारी नॉर्म्स हैं जिनको हम लोग गलत तरीके से अपनाए हुए हैं। और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग उस कमरे में मौजूद हैं, लेकिन आप एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर पा रहे होते, और जिस तरह आपने बताया टांगे कांप रही हैं, और बड़ा एक मतलब डिफेंस, आप थीसिस डिफेंस दे रहे हैं या आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको इन रियल टर्म्स डिफेंड करना पड़ रहा है कि जो आपने किया था वो बिल्कुल ठीक। एग्जैक्टली, आर्मी वाला डिफेंड। हाँ, तो मेरे ख्याल से इसके ऑफ कोर्स काफी सारी डिबेट, और मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो पाकिस्तान में इस चीज को फेस कर रहे हैं उनको भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि ऐसा क्या है। इवन प्रोफेसर से बात करनी चाहिए कि आया आपके यहाँ क्यों नहीं है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के टेबल पे एक टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का भी जो मोटिव है वो लिया जाए और उसको भी वेलकम किया जाए। और वो वर्थ होती है क्योंकि इदारे सिर्फ टीचर्स और प्रोफेसर से नहीं चल रहे, स्टूडेंट्स के अक्सर काम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बेशक पब्लिश एट द एंड ग्रुप कर रहा है,
लेकिन मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों के अंदर आपका एक बड़ा बेसिक किरदार होता है। आपकी अपनी जो है किरदार साजी तो हो ही रही होती है साथ में, लेकिन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की वजह से चल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक साइड से देख लें या वो प्रैक्टिकल साइड से। तो ये हम उन स्टूडेंट्स के अच्छा होपफुल। पॉइंट है, मेरा ख्याल है अतीक भाई, इस पे हम एक दो प्रोफेसर हजरात को भी लेते हैं पाकिस्तान से। और जी जी ये जो एक बिल्कुल। कंसेप्ट है कि प्रोफेसर बिल्कुल हिटलर की तरह के होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने तो बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देखा है। मैं अगर ये बताऊं कि मेरे सुपरवाइजर साहब मेरे साथ बैठ के ताश खेलते हैं, तो पाकिस्तान में शायद ही कोई इस बात पे बिलीव करेगा यार, ताश कुछ खेलने होते हैं वाला इस तरह, तो कुछ होते हैं, बट मेजोरिटी जो है लाइक तो देयर आर इस सम पे ऑड वन वाकई आउट। ये इस पे आपने दे दिया कि इस पे हम जरूर एक सेशन इस पे भी करते हैं कि यार ये जो आपके वाला एक्सपीरियंस है ना कमरान भाई, ये एग्जैक्टली हमारा भी था। हम जब जी नमल में थे ना, तो नमल एक्चुअली ये इस तरह का सीन था कि वो बिल्कुल यंग सा इंस्टीट्यूट है, सही। मतलब 2011-12 में उन्होंने स्टार्ट किया, 10 में। तो वहाँ पे मोस्टली ये होता था कि यंग फैकल्टी आती थी। तो हमारा तो इस तरह का सीन था कि फैकल्टीज़ के रूम में जा रहे हैं किसी टाइम, कोई टेंशन नहीं है, आप उनसे बातें करें, रात के 12 बजे भी आपको कोई मसला है, काम पड़ गया ना, तो आप उन्हें टेक्स्ट करें और चले जाएं, कोई मसला नहीं होगा। तो मतलब ये कि जबरदस्त। जब टीचर्स का बिहेवियर आपके साथ इस तरह का होता है ना, तो फिर स्टूडेंट्स को भी लगता है कि यार थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। बंदा खुद शर्म करता है कि यार ये क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साथ में जो जो कमेंट्स है। किरण ने हमें कहा, बहुत शुक्रिया किरण, हौसला अफजाई का। असद हमारे साथ थे, असद आपने भी बड़ी हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया आपका। ये अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट नेम क्या होगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ रहे। और शबीर अली भाई श्रीनगर से हमारे साथ हैं। गुलमर्ग, गुलमर्ग बड़ी खूबसूरत जगह है यार, क्या याद करवा दिया शबीर भाई आपने, फूलों की वादी। और वो वहां पे बैठे हुए हमारे पास, लेकिन इधर फूल अतीक भाई के पीछे नजर आ रहे हैं हमें, हमारे पास हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया शबीर भाई, इतने दूर से आप हमें सुन रहे हैं। इंशाल्लाह कभी हम जरूर वहां भी आएंगे। इशरात अली भाई हमारे साथ थे, और आपने शेर का भी मेंशन किया, इशरात भी हमारी टीम से, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई आपने भी अच्छी विशेष करार किया, बहुत शुक्रिया। हसन बिन अहमद भाई हैं, फैसल ताज अब्बासी भाई है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल भाई, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस बात पे मुस्कुराए हैं, लेकिन कम अज कम हमने आपका मुस्कुराया, बहुत सारे मुस्कुराए, ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर नीलम साहब हमारे साथ, ये भी हमारी टीम से, बहुत शुक्रिया आपका। देखें अतीक भाई, आप मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना पब्लिकली पूछने की क्या जरूरत थी भाई, रिक्वेस्ट भेज देते आपने आप। अभी बताना भाई। और शायद नीचे एक और कमेंट भी है, मैं कमेंट देख रहा था, जो पूछ रहे थे आप अतीक भाई फेसबुक पे, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस कमेंट का जवाब ही दें, आप इनको जरूर ऐड करें। और लेकिन इनको तंग ना कीजिएगा, गुस्सा कर देते हैं। तो मोहसन मुश्ताक भी हमारे साथ थे। हाँ जी, ये देखें अतीक रहमान सर, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं शेयर कर देता हूँ, बल्कि फेसबुक पे ज्यादा आसानी से हो सकता है जी कांटेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो आप जरा इनसे कांटेक्ट कर दीजिएगा। दैट पैशन, बिल्कुल जी, पैशन बड़ा मैटर करता है। अब्दुल अली भाई और इरफान, इरफान खालिद भाई ने क्वेश्चन भी पूछा है, जिसको हम इंशाल्लाह, इरफान भाई ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, हर महीने एक सेशन, और हम इन सारे लोगों को बिठा के ये क्वेश्चन करेंगे। और अब तो प्रोफेसर की भी बात आ गई है, इंशाल्लाह हम उससे भी कोशिश करेंगे कि किसी को ले आए एक सेशन में। तो इस पर हम जिक्र करेंगे कि क्यों रिजेक्शन होती हैं। वन मोर थिंग, डज इट मैंडेटरी टू हैव कंप्लीट रिसर्च प्रपोजल टू अप्लाई फॉर? ये स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट पे मेरा ख्याल है डिपेंड करेगा, क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है कि कहीं पे आपको चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अब चूंकि इतनी इंडस्ट्रियलाइज्ड और इतनी प्री प्लान्ड रिसर्च है कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस मौजूद होती हैं कि आप किस जी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, आपसे इतने ज्यादा आइडियाज नहीं चाहिए होते। बिल्कुल ऐसा मुझे ही। ऐसा चाइना में एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, लेकिन वो सिर्फ इस मकसद के लिए चाहिए होता है। मोस्टली ये प्रोफेसर ये देखते हैं कि आपको रिसर्च का कुछ पता भी है, अतः पता कर लेंगे, एग्जैक्टली ये इस मकसद के लिए। सही है। और जो प्रपोजल आप बनाते हैं उससे आपका काम नहीं होता, मोस्टली ये होता है। वो प्रोफेसर के पास अपने प्रोजेक्ट होते हैं, वो उधर ही किसी पे लगा देते हैं। इरफान खालिद भाई, आपने बहुत सारे लोगों को मेंशन भी किया, बड़ा शुक्रिया हमारी टीम के। ये नई मियो भाई है जो ये कह रहे थे कि आवाज अमर भाई कम आ रही है। और सिकंदर भाई की भी तारीफ हुई है यार, ये मैंने पहले देखा ही नहीं। सिकंदर भाई आप भी खुश हो जाए। ठीक है। और अतीक भाई की तो बहुत तारीफें हुई, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ यार, सारे अतीक भाई की तारीफें कर रहे हैं। ये देखिए, ग्रेट अतीक भाई, इन सबको आपने शुक्रिया कहना है। जी जी, बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
ये कुछ कह रहे हैं? सवाल बड़ा खतरनाक पूछा है इन्होंने। चाइना से इन्होंने कुछ किया, पीएचडी ये चाइना से बाहर जाना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि आपके लिए कौन सी जगह बेहतर होगी। तो डेफिनेटली आप खुद अपना अंदाजा लगाएं कि आप कहाँ पे जाने के काबिल हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कैसे एनालाइज करते हैं खुद को, और फिर उस हिसाब से इसमें देखें कि आपके सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पे। अगर आप बेहतरीन की कैटेगरी में आते हैं सबसे टॉप पे, तो आपको बेहतरीन में ही जाना चाहिए। देख रहे मेरी भी तारीफ हो गई कमेंट तो यार। अभी आया ना सर, कमेंट तो अभी आया है। ये दिल भी भेज दिए। देखें, लेकिन वो दिल खराब हो गया उसके फौरन बाद, तो देखे ना। तो हम ये जिक्र कर रहे थे कि ये अब आप बेहतरीन की कैटेगरी में, तो डेफिनेटली जो आपके सब्जेक्ट के बेहतरीन इंस्टीट्यूट है दुनिया में जहाँ भी हो, आपको वहाँ पे ट्राई करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जी, ये मेरे समझें कि ख्याल से आपको ये इसका आसान तरीका ये होता है कि ऑफ कोर्स अगर ये ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं तो इन्होंने पब्लिकेशंस पढ़ी होंगी अपने एरिया के अंदर, तो वो क्लियरली मेंशन कर रही होती हैं कि किस इंस्टीट्यूट से वो पब्लिकेशन आ रही है, तो आप आसानी से नैरो डाउन कर सकते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं, कौन सी लैब्स हैं, और एक ऐसा ही। स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए तो बहुत आसान है। और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो कदरे ज्यादा हैं एमएस को लेके या बैचलर्स को लेके। जी हाँ। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है मेरा मेरा अपना जी। एक्सपीरियंस है ना, वो कि पीएचडी किधर जाना चाहिए। उसमें इस तरह है कि आप एक एक्सेल या गूगल शीट बना लें, और उसमें जो अपने इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे हैं आपसे रिलेटेड, वो उसमें आप अपने नाम लिख लें और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह का काम हो सकता है। बिल्कुल मतलब उस बिल्कुल, तरह ईजी हो होमवर्क जाता होमवर्क बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही जी कह रहे हैं बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। और बात मैं इसका बड़ा मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब 14 स्केल पे सेटिस्फाई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। आप। लेकिन अगर आप पीएचडी करके ज्यादा खुशी फील करेंगे तो आपको पीएचडी करनी चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस बात पे सेटिस्फाई। अगेन पैशन। अगर आप, हाँ ये हमें नहीं पता ये आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, तो यू नो बेटर आई गेस। हाँ जी, लेकिन इसमें ये हो सकता है कि बार दफा आपको डिस्कशन, यानी आप कंफ्यूज होते हैं, काउंसलिंग चाहिए होती है। आप जरूर जरा चेक करें किसी बंदे से जो आपके सर्कमस्टेंसेस को भी जानता हो या आपकी कैपेबिलिटीज को भी जानता हो, उससे आप जरा लाजमी देखें। मेरी तारीफ अतीक भाई होगी, मजा आप आया है, ये बात किसी ने आपके लिए नहीं कही। ये इरफान खालिद भाई दिखता है कि तुम क्या जानो हमारे साथ क्या गुजर रही है। बिल्कुल इरफान भाई, तुम क्या जानो एक पीएचडी, रिसर्च वाली पीएचडी की कीमत। और बहुत शुक्रिया शाह हसनैन भाई आपका, आपने बड़े अच्छे कमेंट भी किए। और काइंडली ग्रुप लिंक भेज दें। इरफान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो इनको ग्रुप लिंक जरूर भेजिएगा। जो पैनल है हमारा, ये तो वाकई मुझे छोड़ के सारे बड़े अच्छे लोग हैं। शोएब भाई थोड़े मिस हो गए, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शोएब भाई, जिस वजह से मिस हो गए। मैंने शुरू में ही कहा कि अचानक मेहमान आ जाते हैं, और अब यहाँ पे ये नहीं है कि अम्मा को आप कहें कि अम्मा आप चाय बना दे, यहाँ पे खुद ही खाना बनाना पड़ता है। तो वो बेचारे अपने मेहमानों की खिदमत में लगे हुए। और इरफान भाई आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया। सिकंदर भाई ये आपके लिए सवाल आया है, और इस सवाल ने आपका चेहरा छुपा दिया है, लेकिन मेरा सवाल आप देखें। Group, honestly, I want to clear my concept and interest in research paper. I want to write research paper before completion of my bachelor degree. That's why I need guidance. ये जो भाई या बहन है जो भी ऋषि ऋषि, एक तो नाम पूरा लिखा करें, ठीक है। तो यह है कि आपने ये करना है बस कि अपने सुपरवाइजर से बात करें। अभी अभी आपका क्या सब्जेक्ट है, आप किस स्टेज पे हो थीसिस की, आप पोस्टर पहले तो आप करो, कोशिश करो। अभी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सक्यूज मी, बहुत सारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। ये थोड़े से कुछ 35-40 यूरो होते हैं, ठीक है। और अपने सुपरवाइजर से बात करो और वहाँ अपना पोस्टर प्रेजेंट कर दो या ओरल प्रेजेंटेशन दे दो आप उधर। तो पब्लिश करने से पहले तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव इनपुट भी आएगी अगर पाकिस्तान से बाहर आपने वो किया पोस्टर अपना। तो उसके बाद फिर आप अपने रिसर्च को इम्प्रूव करो एंड देन यू कैन पब्लिश, आई गेस। अतीक भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से एक चीज तो यहाँ ये क्लियर करना भी जरूरी है कि इसको एज अ राइटिंग स्किल ट्रेनिंग के तौर पे आप लें कि आप अगर पेपर लिखना चाह रहे हैं तो आपकी पहले तो ट्रेनिंग हो, क्योंकि अगर आपने एंड अप होना है रिसर्च में तो आपका जीना मरना जो है पेपर्स के साथ होता है। तो एक तो उसको उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखिए कि सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास एक पेपर है और फलां के पास नहीं है, इट डजंट रियली मैटर। उस तरह तो बहुत सारे लोगों के पास गिफ्टेड ऑथरशिप्स होती हैं, बस नाम डले होते हैं। तो एक तो ये कि आप राइटिंग को अपने जहन में रखें कि मैंने साइंटिफिकली अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करनी है। आई डोंट नो फील्ड आपकी क्या है या आपके पास कितना डेटा है, वो किस तरह की जगह पे पब्लिश हो सकता है, ये चीजें आपके सुपरवाइजर बेहतर बता सकेंगे आपको।
लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जिस तरह सिकंदर ने कहा कि देयर आर मेनी ऑप्शंस, इजीएस्ट कुड बी कि आप प्रेजेंट कर दें पोस्टर को या कॉन्फ्रेंस में पेपर भिजवा दें, इवन आपका जो है अनफिनिश्ड जो काम है वो भी प्रेजेंट हो जाता है इस तरह की जगहों पे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं तो एक छोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, लेकिन उसको एज अ राइटिंग एक्सपीरियंस लेना है। मेरी तरफ से ये एक एडवाइस होगी आपको। और जी आमिर भाई। इसके इसके एक चीज़ ये भी है कि कोर्सेरा पे जाए ना तो आपको एक प्रोजेक्ट बेस एक कोर्स मिलेगा, उसमें इनके आपको वो बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, टेस्ट किस तरह लिखते हैं, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं। तो आप वो कोर्स ले लें अगर, तो आपका ग्राउंड जो है ना वो बन जाएगा कि असल में ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, मतलब एग्जैक्टली ये चीज़ें बिल्कुल किस तरह ऐसा चलती ही हैं। है। और कुछ प्रैक्टिकल जी चीजें भी मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर, क्योंकि आपको पीयर रिव्यू प्रोसेस का नहीं पता और हाँ जी, कैटेगरीज ऑफ द जर्नल्स उसका अंदाजा नहीं है, और प्रीडेटरी चूंकि मोर देन 90% जर्नल्स प्रीडेटरी हैं और आप मंथ से आते हैं और वंस वो चीज पब्लिश हो जाए तो रिट्रैक्ट नहीं हो सकती। इन चीजों को भी जहन में रखना जरूरी है। अच्छे पब्लिशर्स क्या हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बाय डेफिनेशन क्या चीज होती है जिसकी दौड़ लगी हुई है हर जगह पे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें, और कोई सेपरेट सेशन इस पे शायद कोई अरेंज भी कमरान हुआ था भाई को, इससे पहले। हाँ जी, कमरान भाई को कहते हैं कामरान इसमें। भाई, इससे जी पहले एक जो उस दिन हमारा एक सेशन हुआ था सना के साथ, तो वहां पे एक जो प्रोफेसर साहब थे, आई गेस, डॉक्टर शरीफ साहब। यस, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का मेंशन किया था। अगर किसी को हमारे ग्रुप में या आप में से किसी को भी याद है, आई गेस वो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम थी या किस तरह था, वो मे बी वो रिकॉर्डेड भी हो। लाइव स्ट्रीम थी और उनकी रिकॉर्डेड है, वो सारे सेशन रिकॉर्डेड है और वो बड़े इंटरेस्टिंग सेशन थे, मैंने एक दो अटेंड किए हैं, दैट वुड वो बी बहुत ग्रेट मजे अगर के आप थे। ग्रुप में उसका लिंक वो ऐड कर शेयर, दें, या बिल्कुल वो ऑलरेडी वो ग्रुप शेयर में कर दें। शेयर है, मैं एक दफा फिर उसको शेयर कर दूंगा और कोशिश करता हूँ उसको पिन उसको, कर दूं। तो जो लोग भी जी पूछ रहे हैं रिसर्च के बारे में, ये तो आप 2 दिन आराम से बैठें, कॉफी पिए, साथ सोने उसको। आई गेस हाँ कोरोना है, वैसे तो बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है, सो ये क्रिसमस के लिए काम हम जब करें। मेरा ख्याल है डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त का ये कमेंट है कि ये सिर्फ प्रोफेसर मेरा ख्याल है मोस्टली यही बताते हैं कि आई डोंट नो, डू इट बाय योरसेल्फ, और बाद में अगर नोबेल प्राइज मिलता है तो वो प्रोफेसर लेके जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, सब वही नहीं कहते कि इसने अच्छा, खुद मेरे किया ख्याल से ये थोड़ा सा फर्क भी है, कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन भी ये वेरी करता है। मतलब ये एटीट्यूड जो हैं लोगों के, ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं और किस तरह के प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं। तो मेरा चूंकि एक्सपीरियंस नहीं रहा चाइनीज प्रोफेसर्स के साथ, बट जनरली यहाँ पे प्रोफेसर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल और काफी हेल्पिंग होते हैं, आपको रास्ता जरूर दिखा देते हैं। जी, ये अच्छी बात है। और ये एडमिशन देखें, एडमिशन का फिर आगे अगर आप यही चीज गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आंसर मेरे इसके हम मिल नाम बंदा आ गया कोई। जाएंगे। देख ले अनीस। अच्छा, ये आमिर खान साउंड मोर लाइक, देखें ये वाकई ऐसा ही था, एक टॉक शो की फॉर्म में हम जस्ट आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको आप कैसे तैयारी करें स्कॉलरशिप के लिए और कौन कौन से इश्यूज स्कॉलरशिप पे आपको हमारे पुराने बहुत सारे सेशंस मौजूद बहुत है ना, सारे। तो जी अगर आप नए हैं ग्रुप के अंदर तो आप स्क्रॉल करें डाउन और आपको मिल जाएंगी, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहे। और बिल्कुल ये क्वेश्चन एज इट इज गूगल करें, ताबिश अनीफ भाई आप एज इट इज यही क्वेश्चन गूगल करें, आपको देखिएगा कितने आंसर मिलेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर दिया हुआ हमारे हसनैन भाई ने, बहुत अच्छा। आपने ऑलरेडी शाह हसनैन भाई पूरी वो हमारी जो सेशन की मकसद था, गर्ज वाज, तो सारी चीजें आपने बता दी हुई। और ये क्वेश्चन आया बायोटेक्नोलॉजी का, देखें अगेन ये व्हाट थिंग्स आई शुड हैव टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले सेशन हुए हैं हमारे ग्रुप में भी, और भी इतनी ये इन्फॉर्मेशन आपको इतनी ज्यादा ग्रुप्स में मिलती है। हर एक स्कॉलरशिप की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से। और ये पता नहीं ये क्वेश्चन किसने किया है कि फ्रॉम विच सेमेस्टर यू आर, बट ये है कि ये क्वेश्चन हुआ है। कंदर भाई आप ही बता दें कौन से मैं सेमेस्टर में क्या। एक मास्टर मैं कर चुका हूँ, ठीक है, दूसरे मास्टर के मैं पहले सेमेस्टर में हूँ, सो आई डोंट नो कि मैं किस सेमेस्टर में हूँ। मैं मास्टर के अच्छा, 7वें सेमेस्टर में हूँ, बल्कि ना, आई research डोंट नो। writing का कोई नहीं, so how can I write research paper in 7th semester, is there any? अब वंस अगेन के तो वो वर्कशॉप वाकई बड़ी अच्छी है। और आमिर भाई ने कोर्सेरा वाले कोर्स का भी आपको जिक्र किया, कोर्सेरा पे एक कोर्स भी है, शायद वो राइटिंग इन साइंस इन राइटिंग या राइटिंग इन साइंस इस नाम से है, और वो स्टैनफोर्ड की एक प्रोफेसर पढ़ाती हैं, बहुत मजे का, तो यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस है, वो भी लाजमी सुन लें। और वो सेशन भी हमारा वो जो था वो देख लें हाँ, काइंडली। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो लाजमी देखिएगा इधर ग्रुप में। अच्छा, ये ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे फाइंड की जा सकती है भाई किसी भी फील्ड के लिए जनरली? अगर अतीक भाई आप कुछ लाइव रोशनी डालेंगे इस पे? मेरे ख्याल से मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चूंकि कॉन्फ्रेंसेस से नहीं रहा, लेकिन
गूगल से बेहतर मेरे ख्याल से कोई आपका साथ नहीं दे सकता। लेकिन जो ग्रुप्स हैं आपके, जो स्पेसिफिक जिस फील्ड से हैं आप आर्ट्स की, उसके अगर ग्रुप्स मौजूद हैं तो उन ग्रुप्स में कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, गाए बगाए लोग शेयर करते रहते हैं चीजें। और फिर कुछ कुछ कॉन्फ्रेंसेस जर्नल्स होस्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ आपके जो अच्छे जर्नल्स हैं आपकी फील्ड के, उनको देखिए और उनके साथ मुंसलिक अगर कोई प्लान कॉन्फ्रेंस है या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि सुपर इजी, जितने भी आप देखें, आप गूगल सिर्फ लिखें कि जितनी भी दुनिया की आपके फील्ड की बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हैं, ठीक है, वो आपको उसका लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उस पे इंस्टा पे जाएं या फेसबुक पे, हर एक का अपना पेज होता है, ठीक है, उसको आप लाइक करें और फिर आपको अच्छा नोटिफिकेशन आती रहेगी, नोटिफिकेशन जैसे जैसे कोई भी चंदन होगा। भाई, इसमें ये जी, भी मसला है कि कॉन्फ्रेंसेस भी प्रेडिटरी होती हैं और उसमें भी वो पैसे बिल्कुल खा के गुम हो जाते हैं। ऐसा ही है, और ऐसा ही है। आजकल ये बहुत बड़ा अपराध है, हाँ हाँ। इसलिए नहीं पैसे नहीं नहीं, देने से पहले जाओ। ये तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये है कि आप अपने प्रोफेसर से पता करें, ठीक है, आप थोड़ा जी सा सर्च कर लें, आपको पता चल जाता है कि ये किस जर्नल से एसोसिएटेड हैं, क्या है। ये तो वही बात है कि फिर आपको उस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो फिर आप उसको देख सकते हैं। ये जो राना लीडिंग इमरान रिसर्चर्स पूछ हैं, रहे हैं। जी 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 जी, हम्म, आप कंटिन्यू जो करें, सॉरी। सॉरी, जो लीडिंग रिसर्चर्स हैं आपकी फील्ड में, वो कहाँ पब्लिश कर रहे हैं या वो कहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू कैन इजिली समहाउ फिगर इट आउट। असल में जो पाकिस्तान से स्पेशली जो बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स वो डेटा की इतनी ज्यादा वर्थ नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर आप अच्छी जगह ट्राई करें तो आपको अच्छे कमेंट्स मिल जाते हैं, अनटिल अनलेस आपको डेस्क रिजेक्शन ना आए। तो कम से कम जी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने काम को, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आपको ले जाया जा सकता है। तो इट्स गुड टू स्टार्ट फ्रॉम अ गुड वन। मेरे ख्याल से आपको अगर लगता है कि आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं और आपका डेटा एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज आपको जो कमेंट्स मिलेंगे उससे आपकी इंप्रूवमेंट जरूर हो जाएगी। चंदन भाई, कोई आपका? मेरा भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ लील से बाहर ही नहीं निकला कोरोना की वजह से। तो you applied for अच्छा, Erasmus, you applied ये directly for some हमने scholarship. इनके नाम के बारे में किसी ने जब वो डिस्कस किया, नाम आ गया और Oh केमिस्ट्री। sorry, okay, आप माइंड कर और गई, ओके। इट वाज जस्ट नहीं बेटर नहीं, के हाँ, लेकिन देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये जो कोई बंदा ये कहता है ना कि यू कांट डू, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा करते हैं आप लोग, एकदम ये कह रहे थे। ये सिर्फ नहीं, जान मेरे छुड़ाने ख्याल से वाली मैं बात इस पे है। ऐड करूंगा, मेरे ख्याल से ये कांट डू से मुराद ये भी हो सकता है ना, यू माइट नॉट हैव इनफ डेटा एट द मोमेंट। तो इट्स हाँ नॉट लाइक कि आप पेपर लिख नहीं सकती, या आपका इस वक्त उस लेवल पे डेटा नहीं है, या आपके पास, क्योंकि जनरली जब तक आपके पास इनफ डेटा नहीं होगा आप अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बना सकते। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन रिव्यू आर्टिकल का हो सकता है कि आप बेशक जी रिव्यू आर्टिकल की तरफ सोचें, आप उस तरह की कोई चीज लिख लें, दो चार अच्छे स्टूडेंट्स अपने साथ रख लें, सेक्शंस बना लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें किसने क्या लिखना है। तो जी, इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम हो सकता है। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का जो हमें सुनते रहे इस वक्त तक, आपने हमें बर्दाश्त किया। 1.5 घंटा बड़ी बात होती है यार, 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटे की बजाय। और बहुत, और सिकंदर भाई गायब हो गए, वो पहले से देखें उन्होंने शुक्रिया, कहा मेरा टाइम पूरा हो गया है तो वो निकल शुक्रिया गए। कहने से पहले। और हमारे साथ जो भी पैनल में आमिर भाई थे, अतीक भाई थे, शोएब भाई, आप हमारे साथ पैनल में शामिल थे, हमने देखे आपका नाम 3-4 दफा लिया। और सिकंदर भाई थे, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कोई आखिरी आखिरी चीज अगर कहना चाहें? हम इंशाल्लाह अगले महीने फिर आएंगे, कोई बात नहीं दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से तो एक एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि उसे रिव्यू कर लिया जाए और इस तरह से। तो काइंडली जब भी कोई बंदा डॉक्यूमेंट भेजे तो सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी 100% एनर्जी जो है ना वो दे चुके हो। अगर आपकी तरफ से गुंजाइश है तो फिर मेरा या किसी और का, कामरान का या आमिर का, किसी का कमेंट खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं ला सकता। आपको लगे कि अब आप कॉमा और डॉट भी चेंज नहीं कर सकते, आपने इतना काम कर लिया उसके ऊपर, तो उसको भेजें ताकि हम उसको रिव्यू कर सकें, ठीक है, तो ताकि उसका मकसद पूरा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, काइंडली मेंशन जरूर करें कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। हमें तो पता हो कि आपका टारगेट क्या है, किस कंट्री के, मतलब मैं अभी मिसाल देता हूँ, कुछ दिन पहले हमारे ही ग्रुप की वसातत से मुझे एक डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ कि वो उसे रिव्यू करें, और वो जो कैंडिडेट है उन्होंने एक हंगरी के बारे में लिखा हुआ कि वो हंगरी, ऑफ कोर्स हंगेरियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करी थी, इतना मुझे पता चल गया डॉक्यूमेंट से। लेकिन उन्होंने ये लिखा हुआ कि वो एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान और हंगरी के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये इस तरह का ब्लंडर जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता, कि आप ऑफ कोर्स एक, अगर आप टर्किश स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक आपका एक पॉइंट हो सकता है कि आप वैलिडिटी उसकी रखें कि हाँ जी वो एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे ताल्लुकात बन रहे हैं। बट थोड़ा सा होमवर्क जरूरी है, मेहनत जरूरी है। रिव्यू हम उसी चीज को करेंगे जिसमें वाकई रिवीजन की गुंजाइश होगी। आप बिल्कुल इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भेज दें तो उसमें फिर रिवीजन की गुंजाइश नहीं है, उसमें तो पहले उसको कंप्लीट करने की गुंजाइश है।
तो ये मेरी दरखास्त है, और क्योंकि इस वक्त बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी, और अभी भी एक कमेंट आया था कि आप डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लेंगे। बिल्कुल, हम टीम है हमारी, ग्रुप है, वो करता रहता है जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स उनको रिव्यू, लेकिन काइंडली इसको ध्यान में रखिएगा। तो मेरी तरफ से ये जो है ना लास्ट पॉइंट था आज जी। के सेशन। आमिर राना भाई ने पूछा है कि राना इमरान, हाँ ये पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिव्यू का। बिल्कुल, हाँ आप वो ग्रुप में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आप सेंड कर दें और डॉक्यूमेंट्स हम रिव्यू कर रहे हैं। बट जैसे अतीक भाई ने कहा, अब हम काफी स्ट्रिक्ट हो गए, पहले तो मैं ऐसे फॉरवर्ड कर देता था, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अगर रिव्यू के काबिल होगा तो रिव्यू करेंगे। ये काइंडली देख लीजिएगा, अपनी 100% दें। और ये जो देखेंगे इतने ब्लेंडर्स जो आ रहे हैं, ये काइंड अमल भाई आपके बारे में कह रहे हैं कि यार कोई कमेंट कर दें यार, उनकी खुशी के लिए कर दें। ये देखें, कमेंट तो यही है कि मतलब आप कुछ ना कुछ तो हमें देना, खाली एक डॉक्यूमेंट भेज दें उसमें एक दो पैरे लिखे हुए हैं, जी उसमें ऐसा तो ही, कोई फायदा नहीं है फिर हमारा जी कि हम ऐसा अपना टाइम भी लगाएं और आपको रिव्यू भी कर दें नहीं, एटलीस्ट असल कुछ। में ये एक चीज ये भी नहीं, इनको लगता, किसी को लगता हो कि भाई ये बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक एक लाइन को पढ़ना, फिर उसका सेंस बनाना, फिर आपकी जगह पे अपने आप को रख के उस डॉक्यूमेंट को सीधा करना, इस काफी सारी एनर्जी लग रही होती है, और वो हम वॉलंटरी ऑलमोस्ट बेसिस हफ्ता पे कर एक रहे होते डॉक्यूमेंट, जी हैं। हाँ जी जी। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही। और ये राशिदा ने दोबारा उन्होंने कहा कि ही सेड, देखें, आ, जो आपको राइटिंग का मेरा ख्याल है, रिसर्च राइटिंग है ना, वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं भी सिखा रहा। तो जैसे जी कोर्सेरा वाले कोर्सेज मेंशन हुए, ये वर्कशॉप अभी कुछ दिन पहले हुई, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी है, वो आप देख सकते हैं। ICESCO के नाम से उनका पेज है अपना, उस पे भी आपको वर्कशॉप मिल जाएगी, और बिल्कुल। ग्रुप्स मेरे में ख्याल भी। से इनको कमेंट में बता दें, उन कोर्सेज का नाम जी, बता दें, अगर मेरे आपको याद है सही से याद। इरफान भाई अगर हमें सुन रहे होंगे, इरफान भाई आप काइंडली इनके कमेंट में वो वर्कशॉप का लिंक शेयर कर दें, और वो कोर्स से लगा दो तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत शुक्रिया किरण, हमारे साथ ही, आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले महीने इसी टॉपिक पर, और यही मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन हम और चीज़ों पे जो आज नहीं हो सकी उन तक गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।